Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 11 झूठी आंसू मोक्ष का गुस्सा। प्रिया को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे इस सब की जिम्मेदार सिर्फ ईशानी लग रही थी। जब तक ईशानी इस घर में नहीं थी तब तक वो सबकी आंखों की तारा थी, पर सिर्फ और सिर्फ ईशानी की वजह से आज उसकी दर्शित भाई ने उसे फिर से डांटा। वो बस कुछ भी करके फिर से सबकी नज़रों में ईशानी को गिराना चाहती थी ताकि वो सब फिर से ईशानी को इग्नोर करे और सब उसे भला बुरा कहे। पर उसे पता नहीं था कि ये पहली वाली ईशानी नहीं है जो उसकी चाल में फंस जाए या किसी के कुछ सोचने से उसे फर्क पड़े। उसने अपनी आंखों में झूठी आंसू लाते हुए सबको देखा, जैसे वो कितनी ही दयनीय हो। तभी राहुल ने उसकी आंसू पोंछते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, ये मेरा फैसला है क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर प्रिया ने दिल ही दिल में राहत की सांस लिया। अच्छा हुआ कि राहुल अब भी उसका है। वो ईशानी को इस बात से जरूर नीचे धकेल सकती है और अपनी प्लानिंग के हिसाब से काम कर सकती है। वही समीर ने प्रिया पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए बोला, अगली बात अपनी बातों पर ध्यान रखना, तुम जो कहना चाहती हो उसे किसी और को ठेस पहुंच सकती है। इतना कहकर वो वहां से उठकर रूम की तरफ चला गया। रिहान और अयान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उनके दोनों भाई आजकल प्रिया पर कुछ ज्यादा ही सख्ती बारात रहे हैं, पर अगर उन्हें याद होता कि उन सबने ईशानी के साथ कैसा व्यवहार किया है तो उनकी ये सोच अभी खत्म हो जाती। वही प्रिया को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने सपोर्ट खो रही है। उसने अपने आंखों में आंसू लिए अपने माँ पापा की तरफ देखा तो सुकेत जी बोले, डोंट वरी बेटा, दर्शित थोड़ा गुस्से में है इसलिए उसकी बातों को दिल पर मत लो। तभी रोमी बोली, पर अंकल आंटी, आपको ईशानी को सजा देना चाहिए। आपने देखा नहीं वो कितनी एरोगेंट है, वो बड़ों से ठीक से बात भी नहीं करती। तभी मोहिनी जी भी बोली, हाँ आरती जी, आपको अभी से उसे अपनी कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं को आगे जाकर उसकी इस बिहेवियर से हाई सोसाइटी में आपका ही नाम खराब होगा। वही सुकेत जी और आरती जी उनकी बातों से सहमत थे, पर जब उन्होंने सोचा कि कैसे उन्होंने कभी भी ईशानी पर ध्यान नहीं दिया, उसे दोषी ठहराया, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहे, क्योंकि ईशानी पहले बहुत अलग थी पर इन 4 सालों में उसने बहुत बदलाव आ गया है। जब समीर फाइल लेकर नीचे आया तो उनकी बात सुनकर उसे थोड़ा गुस्सा आया। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है मिसेस महाजन, वो बहुत समझदार है और ऐसे भी किसी को नहीं पता कि ईशानी इस घर की असली बेटी है और ना ही अनाउंस हुआ है, इसलिए उसकी वजह से किसी की नाम खराब नहीं हो रहा है। ऐसे भी ईशानी आपकी और मेहरा फैमिली से कहीं ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखी है बिजनेस वर्ल्ड में। समीर ने बिना किसी इमोशन के बोला, क्योंकि उसे ईशानी की 4 साल की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी और उसे ये भी पता था कि रायजादा फैमिली से ईशानी की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। समीर वहां बिना रुके बाहर की तरफ चला गया। वही उसकी बातों से महाजन फैमिली शॉक थी। तभी राकेश महाजन बोला, सुकेत जी, आपके बेटे का कहने का मतलब क्या है? वही सुकेत जी और आरती जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उन्हें भी याद था कि अनुपम रायजादा ईशानी को लेकर कितने प्रोटेक्टिव लग रहे थे। अगर उन्हें पता चल गया कि किसी ने ईशानी को कुछ बेइज्जत करके कहा है तो वो पक्का बदला लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो प्रिया की शादी राहुल से नहीं हो पाएगी। तभी आरती जी बोली, कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही बोल रहा है ताकि कोई ईशानी के बारे में गलत ना सोचे। वो 4 साल बाद घर आए है तो वो नहीं चाहता कि कोई ईशानी को कुछ भी बोले। जब महाजन फैमिली वहां से चली गई तो सबने एक राहत की सांस ली। मोम, डैड, क्या समीर भाई की एंगेजमेंट भी अगले हफ्ते होगी? उसकी बात सुनकर सुकेत जी बोले, हाँ, हम उनसे बात करके डेट फिक्स करेंगे। समीर के एंगेजमेंट के दिन ही हम प्रिया और राहुल की मंगेतर वाली न्यूज को भी अनाउंस कर देंगे। उनकी बात सुनकर प्रिया मन ही मन खुश हो रही थी। उसकी प्लान जो पूरा होने वाला था, उसने ठान लिया था कि जैसे उसने ईशानी की मंगेतर को छीन लिया, ऐसे ही ईशानी से सब कुछ छीन लेगी। वही ईशानी अपनी रूम में बैठकर आपकी कंप्यूटर में कुछ काम कर रही थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेज स्पीड से चल रही थी। थोड़ी ही देर में कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लोकेशन शो होने लगा। ईशानी की होठों पर उस लोकेशन को देख एक डेविल स्माइल आ गई। वही दूसरी तरफ एक क्लब में जहां बहुत शोर था, उसकी एक प्राइवेट रूम में 3 लोग बैठे हुए वाइन पी रहे थे। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम जैसे ब्रह्मचारी को भी प्यार हो सकता है, एक लड़के ने हंसते हुए बोला जो दिखने में बहुत हैंडसम था।
वही उसके पास बैठा दूसरा लड़का उसे नजरअंदाज करके बोला, अच्छा ये तो बता दे कि कौन है वो हूर की परी जिसने मोक्ष राजवंश नाम के डेविल के दिल में भी प्यार जगा दिया। वही सामने बैठा शख्स जो कि मोक्ष था उन दोनों को देखते हुए बोला, ईशानी मेहरा। ये कहते वक्त उसका लहजा थोड़ा नर्म। उसकी इतनी नर्म टोन सुनकर उसके दोनों दोस्त उसे आंखें फाड़कर उसे देखने लगे। क्या ये सच में हमारा ही दोस्त है? एक ने हंस कर बोला तो मोक्ष उसे घूरते हुए बोला, शट अप तेजस वरना यहाँ से सीधा बहत फेंक दूंगा। मोक्ष की बात से वो चुप हो गया क्योंकि मोक्ष थोड़ा गुस्से में लग रहा था। तभी पास बैठा दूसरा लड़का जिसका नाम वरुण था वो उसे देखते हुए बोला, शांत हो जा, इतने गुस्से में क्यों है? तभी नमन अंदर आया और बोला मोक्ष के सामने सर झुका के बोला, बोस हमने मैम पर नज़र रखा था। ऑफिस से जाने के बाद वो रायजादा मैंशन गए थे और शाम को वापस मेहरा मैंशन चले गए। नमन के बात सुनकर मोक्ष बोला, क्या तुमने पता करवाया कि ईशानी से उनका रिलेशन क्या है? नहीं सर, ज़्यादा तो कुछ नहीं, पर बहुत कोशिश करने के बाद इतना पता चला है कि उनके बीच बहुत क्लोज रिलेशन है और कुछ महीने पहले मैम को रुद्र रायजादा के साथ देखा गया था। दोनों बहुत क्लोज थे। ये न्यूज़ भी आई थी पर कुछ मिनट में ही ये न्यूज़ गायब हो गया। पर हमारे लोगों को इन्फॉर्मेशन ढूंढते हुए इस बारे में पता चला। नमन इतना कहकर चुप हो गया। तभी रूम में कांच की टूटने की आवाज आई। जब सबने देखा तो मोक्ष की हाथों में टूटा हुआ ग्लास था जिसे उसने गुस्से में हाथों में ही तोड़ दिया था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसका ऑरा पहले से और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। पता करो उस रुद्र रायजादा के साथ ईशानी का क्या रिलेशन है और मुझे कल तक सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए वरना अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। मोक्ष ने नमन को देखते हुए आपने कोल खतरनाक आवाज में बोला। उसकी इतनी खतरनाक आवाज सुन एक पल के लिए तो तेजस और वरुण भी डर गए थे। नमन डरते हुए जी बोस बोलकर वहां से चला गया। इन्हें क्या किसी की इन्फॉर्मेशन निकलना हलवा लगता है? जो ऑर्डर कर दिया तो डिलीवर हो जाएगा। नमन मन में मोक्ष को कोसते हुए चला गया। तूने तो डरा ही दिया यार उस बेचारे को, तेजस ने मोक्ष को देखते हुए बोला। तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हो, वरुण ने उसे समझाते हुए कहा। मोक्ष अब धीरे धीरे शांत होने लगा था, फिर भी उसके दिमाग से नमन की बात जा ही नहीं रहा था। तो उसने ईशानी का नंबर डायल कर दिया। रिंग होने की आवाज आ रही थी पर उधर से कोई फोन नहीं उठा रहा था। ईशानी की फोन न उठाने से अब मोक्ष का शांत और फिर से डार्क होता जा रहा था। वहीं पास बैठे वरुण और तेजस को उसके गुस्से का आभास हो रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखकर सिर हिला दिया। उन्हें लग रहा था उनका दोस्त पागल हो गया है। 2 बार के बाद उधर से कॉल रिसीव हुआ और एक मीठी आवाज आई। ईशानी की आवाज सुनकर मोक्ष का गुस्सा एक पल में ही शांत हो गया। चैप्टर 12 सुकून। ईशानी की सरकास्टिक बातें। मोक्ष को ईशानी की आवाज सुनकर सुकून मिल रहा था। तभी ईशानी फिर से बोली, हेलो मिस्टर राजवंश, आपने इतनी रात को कॉल किया, कोई काम था क्या? ईशानी की आवाज से मोक्ष होश में आकर थोड़ी सॉफ्ट टोन में बोला, नहीं मैंने ऐसे ही कॉल किया था। क्या आपने खाना खा लिया है? वही मोक्ष की चाशनी डे से बोल सुनकर तेजस और वरुण का मुंह तो खुला ही रह गया। दोनों ने एक दूसरे को देखकर बेचारगी से अपना सिर हिला दिया। वही ईशानी अपनी लैपटॉप के सामने बैठी थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या मोक्ष ने सिर्फ ये पूछने के लिए उसे कॉल किया है कि उसने खाना खाया है या नहीं। फिर भी उसने जवाब दिया, अभी नहीं मिस्टर राजवंश, थोड़ी देर बाद डिनर कर लूंगी। फिर उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आपने डिनर कर लिए मिस्टर राजवंश? ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे, इसलिए उसने मोक्ष का सवाल ही उससे पूछ लिया। जब से ईशानी मोक्ष से मिली थी तब से उसे मोक्ष के प्रति एक अलग सा खिंचाव महसूस हो रहा। ऐसा उसने 2 साल पहले महसूस किया जब उसने उस आदमी को बचाया था। वही ईशानी की सवाल से मोक्ष के होठों पर एक जेन्युइन स्माइल आ गई। उसके मन में खुशी की लहर उठ रही थी। उसे लग रहा था उसकी बेबी गर्ल उसकी फिक्र करके ये पूछ रही है। नहीं, मैंने भी डिनर नहीं किया, क्यों ना हम साथ में डिनर करें, ये मेरी तरफ से एक ट्रीट होगा। सॉरी मिस्टर राजवंश, मुझे थोड़ा काम है इसलिए मैं आज नहीं आ सकती। अगली बार हम जरूर साथ में डिनर करेंगे। ईशानी की ना सुनकर मोक्ष की चेहरे की चमक गायब हो गई। फिर भी वो कुछ सोचते हुए बोला, कोई बात नहीं मिस ईशानी, हम कल ऑफिस में मिलने वाले हैं तो तब आप मना नहीं कर सकती। फिर ईशानी ने ओके बोलकर फोन रख दिया।
ईशानी की दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मोक्ष उसके बहुत करीब है और उसके कान के पास उसे ये सब बोल रहा है। पहली बार 2 सालों के बाद फिर से उसी एहसास को महसूस कर रही थी, वो प्यार भरा एहसास जो उसे उस आदमी के लिए महसूस किया था। वही मोक्ष अपने फोन को देखकर मुस्कुरा रहा था और तेजस और वरुण उसे किसी पागल की तरह देख रहे थे। तभी तेजस बोला, ये तो भाभी के प्यार में पागल आशिक बन गया है। उसकी बात सुनकर वरुण हंसते हुए बोला, सही कहा तुमने, वैसे मैं भाभी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तभी तेजस मोक्ष को देखकर बोला, मैंने नमन से उनके बारे में पूछा था पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया, अब तू ही बोल दे भाभी के बारे में। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने प्राउड स्माइल के साथ बोला, वो जी कंपनी की सीईओ है। उसकी बात सुनकर तेजस की मुंह से सारी वाइन बाहर आ गई, वही वरुण को भी खांसी आ गई। दोनों अविश्वास से मोक्ष को देख रहे थे। क्या कहा तुमने? जी कंपनी जो 4 सालों से एशिया में नंबर 2 पोजीशन पर बनी हुई है और उसकी सीईओ जो मिस्टीरियस है, वरुण ने सवाल किया। हाँ वही है, मेरी बेबी डॉल जिसे मैं 2 सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, पर वो तो मेरे इतने पास थी। उसकी बात सुनकर तेजस बोला, मैंने सुना है वो बहुत मिस्टीरियस है और आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। वो जब भी किसी मीटिंग को अटेंड करती है तो उसकी फेस पर मास्क रहता है। उसकी बात सुनकर मोक्ष की होठों पर एक स्माइल आ गई। वही उसके दोनों दोस्त तो आज बार बार मोक्ष को स्माइल करता देख सदमे में चले गए थे। ईशानी की आइडेंटिटी जानना क्या काम था जो अब ये उन्हें अपनी बाती सी दिखा रहा है, जो कभी हंसता ही नहीं था। वही दूसरी तरफ मेहरा मैंशन में सब लोग डाइनिंग हॉल में थे। तभी ईशानी दादा दादी के साथ डाइनिंग टेबल पर आई और उनके बैठने के बाद वो भी उनके पास बैठ गई। उसे इन सबके साथ बैठने का मन नहीं था, पर उसकी दादा दादी चाहते थे कि वो सबके साथ बैठकर खाए। वो उन्हें मना नहीं कर सकती थी, आखिरकार वो दोनों ही थे जिन्होंने उसे पिछले जन्म में सबसे ज्यादा प्यार दिया था और अब भी वो उसे बहुत प्यार करते हैं। सबके बैठने के बाद मेड ने खाना सर्व करना शुरू कर दिया। रक्षित और समीर उसे देख रहे थे, वही रिहान और अयान भी उसकी तरफ देख रहे थे। ईशानी को भी महसूस हो गया था कि वो सब उसे देख रहे हैं, पर ईशानी ने किसी की तरफ भी ध्यान नहीं दिया और आपने दादाजी की तरफ देखा। उनकी प्लेट में दूसरों की तरह खाना देखकर उसकी भौहें वापस में सिकुड़ गई। उसने उनकी रिपोर्ट अच्छे से पढ़ी थी। उनकी दिल की हालत अब थोड़ी थी, फिर भी अभी सर्जरी नहीं हो सकता था, इसलिए कुछ चीज़ उनकी डाइट में बदलाव करना जरूरी था। उसने दादाजी की तरफ देखा और बोली, दादाजी क्या डॉक्टर ने डाइट चार्ट नहीं बनाया? उसकी बात सुनकर सब उसे देखने लगे तो समीर बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? ये डॉक्टर के डाइट चार्ट के हिसाब से ही तो बना है। उसकी बात को ईशानी ने इग्नोर कर दिया और बोली, दादाजी मैं आपके लिए कल डाइट प्लान बना दूंगी और आपकी कुछ मेडिसिन चेंज कर दूंगी जो सर्जरी के पहले लेने से हार्ट की सर्जरी स्मूथली हो जाएगी। तभी सुकेत जी जो अब तक उसकी बातें सुन रहे थे वो चिढ़ कर बोले, तुम क्या खुद को डॉक्टर समझती हो? तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो डॉक्टर पापा को ट्रीट कर रहे हैं वो मुंबई की बेस्ट डॉक्टर है। उनकी बात सुनकर ईशानी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और अपनी कोल्ड आवाज में बोली, मिस्टर मेहरा अच्छा होगा अगर आप अपने काम में ध्यान दें। मैं अपने दादाजी के लिए क्या करती हूँ क्या नहीं इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने ये सब पहले ही क्लियर कर दिया है। उसकी बात सुनकर सुकेत जी गुस्से में आग बबूला हो गए। वही प्रिया तो मन ही मन खुश हो रही थी कि ईशानी खुद ही सबको गुस्सा दिला रही है, सब उसे ऐसे ही इस घर से बाहर निकल देंगे। क्या तुम इतने साल बाहर रहकर आपने सारे मैनर्स भूल गई हो, जो आपने डैड को मिस्टर मेहरा बुला रही हो? उनकी बात सुनकर ईशानी को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोली, मिस्टर मेहरा लगता है आपके यादाश्त बहुत कमजोर है। जब मैं पहले इस घर में थी तब आपने ही मुझे बोला था कि आपको डैड न बुलाओ। लगता है समय के साथ आपका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। अगर आप चाहे तो मैं आपको किसी अच्छे डॉक्टर की नंबर दे सकती हूँ। फिर उसकी होठों से हंसी गायब हो गई और उसकी आंखों में सर्द भाव आ गए और उसका ऑरा और भी ज्यादा कोल्ड हो गया। फिर वो सुकेत जी के तरफ देखकर बोली, अच्छा होगा कि आप ये बात हमेशा याद रखें कि मेरी आपसे कोई रिश्ता नहीं है। उसकी इतनी भयानक आवाज से एक पल के सब डर गए। तभी अयान बोला, ईशानी तुम डैड से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? उन्होंने क्या गलत बोला? उन्होंने सही कहा, तुम्हें ऐसे हार्ड बिहेव नहीं करना चाहिए। ईशानी ने उसकी बात सुनकर उसे बिना देखे ही कोल्ड आवाज में बोला, मिस्टर अयान अगर आपको अपने डैड की इतनी ही चिंता है तो आप मुझे नहीं उनसे बोलिए कि वो मुझसे बात ही ना करे।
आज ईशानी की बातों से सबकी दिल में एक चुभन सी हो रही थी। वही सुकेत जी को भी याद आया कि उन्होंने गुस्से में एक बार ईशानी को उन्हें डैड बोलने से मना किया था। ये याद करके सुकेत की के दिल में बेचैनी होने लगा। समीर और दर्शित ईशानी को देख रहे थे जो इस वक्त बहुत गुस्से में लग रही थी। दोनों को ही अब एहसास हो रहा था कि उन लोगों ने कभी ईशानी को अपनापन और प्यार नहीं दिया था। अब ईशानी भी उनके साथ ठीक वैसे ही बर्ताव कर रही जैसे उन सब ने उसके साथ किया था। आरती जी की आंखें भी नम हो गई थी। ये उनकी बेटी थी जिस पर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया और आज वो उन्हें माँ बाप मानने से भी इनकार कर रही है। तभी प्रिया नाटक करते हुए बोली, ईशानी तुम डैड और भाई से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वो तो तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें डांटते थे ताकि तुम बिगड़ ना जाओ। तुम 16 सालों तक बाहर थी इसलिए वो बस तुम्हें मैनर्स सीखने के लिए कभी कभी तुम्हें डांट देते थे। और अगर तुम्हें मेरा यहाँ रहकर तुम्हारी जगह लेना तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं इस घर बाहर चली जाऊंगी। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए अपने माँ पापा और भाइयों की तरफ देखकर कहा। उसकी बात सुनकर सुकेत जी का ईशानी के लिए गिल्ट थोड़ा कम होना लगा था। अब उन्हें प्रिया के लिए बुरा लगने लगा। वही दादाजी और दादी माँ उसकी नाटक देख गुस्सा हो गए। वो कुछ बोलने वाले थे पर तभी ईशानी सरकास्टिक स्माइल करते हुए बोली, मिस प्रिया आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। आप बचपन से इस घर की प्रिंसेस है। आपकी माँ बाप और भाइयों ने आपको बहुत ही प्रोटेक्ट करके बड़ा किया है। आफ्टर ऑल आप उनकी इकलौती बेटी और बहन हो तो आपको मेरी वजह से इस घर को छोड़ने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी आपको किसने कह दिया कि मुझे आपसे या आपके मॉम डैड या भाई से कोई भी फर्क पड़ता है? उसकी बात सुनकर सबको बुरा लगने लगा। आरती जी की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने प्रिया को प्यार से बड़ा किया पर ईशानी तो अकेली बाहर सफ़र करती रही, पर जब वो घर आई तो उन्होंने उसे कभी प्यार नहीं दिया। तभी बटलर आकर बोला, ईशानी मैम वो नकुल जी हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद सुनकर ईशानी को याद आया कि उसने नकुल को कुछ फाइल लाने को बोला था। वो अपने दादा दादी की तरफ देखकर बोली, दादाजी दादी माँ मैं बाद में डिनर कर लूंगी, मुझे अभी थोड़ा अर्जेंट काम है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। प्रिया की मुठिया गुस्से में कस गई थी। तभी समीर बोला, मैंने आप सबसे कहा था ना उसे नाराज मत करना, आप सब क्यों बात नहीं मानते? फिर उसने सबको देखते हुए बोला, सब खाना खाओ। सबने बस थोड़ा थोड़ा खाया। आज ईशानी की बातों ने सबके दिल में एक गिल्ट छोड़ दिया था। अभी के लिए इतना ही। चैप्टर 13 ईशानी का एहसास। नकुल ने ईशानी सारे फाइल्स ईशानी को दे दिया। ईशानी नकुल के साथ गार्डन एरिया में चली गई। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बातें कोई सुने। जैसे ही दोनों गार्डन एरिया में आए ईशानी की वॉच की रेड लाइट जलने लगी। आपने वॉच में अलर्ट देख उसकी फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। फिर वो नकुल को देखकर बोली, जैकी को कॉल करो और उसे बोल दो कि शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आ रहा है। इस बार अगर जैकी चूक गया तो मैं क्या कर सकती हूँ वो अच्छे से जानता है। इस वक्त ईशानी का चेहरा इमोशनलेस था पर नकुल समझ गया था कि उसकी डेविल बॉस पिछली बार की गलती के वजह से जैकी पर बहुत गुस्सा है। उसने जल्दी से जैकी को कॉल लगाया तो उधर से एक आलस भरी आवाज आए। हेलो। जैकी की आवाज सुन नकुल समझ गया कि पक्का वो सो रहा होगा तो वो गुस्से से बोला, जैकी बॉस ने तुम्हें सोने के लिए नहीं बुलाया है। नकुल की गुस्से भरी आवाज सुन जैकी उठ गया और हड़बड़ाहट में बोला, क्या हुआ नकुल भाई, क्या बॉस ने मेरे लिए कोई काम दिया है? हाँ सी बेस पर नजर रखो, आज वो सब वहां आने वाले हैं और उनमें से कोई भी बचकर नहीं जाने चाहिए वरना बॉस तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, नकुल ने थोड़ा गंभीर आवाज में बोला। नकुल की बात सुनकर जैकी की आंखों में एक गुस्सा उतर आया और वो गुस्से में बोला, आज तो मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ उन लोगों की वजह से बॉस मुझ पर गुस्सा है। उन लोगों की वजह से बॉस मुझे नहीं तुम्हें वहां मुंबई अपने साथ ले गए, वरना बॉस तुम्हें नहीं मुझे अपने साथ लेकर जाते। वही उसकी बेतुकी बातें सुनकर नकुल को चीड़ मचने लगी। उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने मन ही मन सोचा, ये पिद्दी सा लड़का कहना क्या चाहता है कि वो बॉस के साथ रहने की काबिल नहीं। वो अपनी बॉस के साथ 4 सालों से है और ये पिद्दी सिर्फ 2 साल से उनके साथ है, फिर भी इतना उछल रहा है। उसने गुस्से में फ़ोन रख दिया। वही दूसरी तरफ जैकी बिना देखे और सुने कि फ़ोन काट दिया गया है वो बस बड़बड़ाए जा रहा था। जब उसे दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने फ़ोन को देखा तो दूसरी तरफ से कॉल काट दिया गया था। उसने गुस्से में फ़ोन को घूरते हुए बोला, इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे बात बिना सुने फ़ोन काट दे। देखना एक दिन मैं बॉस से कहकर इसे अफ्रीका भेज दूंगा।
इतना कहकर वो गुस्से में तमतमाए हुए बाहर चला गया। वही नकुल फोन रखने के बाद ईशानी को देखते हुए बोला, मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया है, बस वो अपनी गुस्से में पिछली बार की तरह कोई बेवकूफ़ी न कर दे। हाँ, तुम गॉड से कहो कि वो उसके हरकत पर नज़र रखे, अगर गुस्से में उसने पिछली बार की तरह अकेला चला गया तो बात बिगड़ सकती है। ईशानी ने फाइल देखते हुए बोला। थोड़ी देर बाद ईशानी ने सारी फाइल नकुल को दे दिया और अपनी ठंडी मगर खतरनाक आवाज में बोली, पता करो बड़े पापा पर कल जो हमला हुआ था उसके पीछे किसका हाथ है, और मुझे जल्द से जल्द वो इंसान मेरे सामने चाहिए। वही ईशानी की बात सुनकर नकुल को पसीना आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में ईशानी को कैसे पता चल गया। विश्वंभर जी ने नकुल को स्ट्रिक्टली कहा था कि ये बात ईशानी को पता नहीं चलना चाहिए, पर उन्हें क्या पता कि उसकी डेविल बॉस की नज़र तो हर तरफ है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विश्वंभर जी को क्या जवाब दे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके आगे कुआं और पीछे घाई हो, पर वो अपने डेविल बॉस को नाराज नहीं कर सकता था। एक बार के लिए विश्वंभर जी उसे कुछ न बोल, पर उसकी डेविल बॉस की बात ना मानने पर उसे सजा जरूर मिलने वाली थी। जी बॉस, मैं जल्दी ही पता करके आपको बताता हूँ, इतना कहकर नकुल किसी को फ़ोन करने लगा। तभी ईशानी की फ़ोन में मैसेज आया। जब ईशानी ने मैसेज करने वाले का नाम देखा तो उसकी दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखें जो कुछ पल पहले इमोशनलेस थी, अब उसमें एक चमक और नरमी दिखने लगी जो शायद खुद ईशानी को भी पता नहीं होगा। जब ईशानी ने मैसेज पर टैप किया तो ये मोक्ष की तरफ से मैसेज था। क्या आपने डिनर कर लिया मिस ईशानी? उसकी मैसेज देख ईशानी की होठों में अनजाने में ही एक मुस्कान आ गई। वही नकुल ईशानी के बदलते मूड और उसकी स्माइल देखकर शॉक हो गया था। ये डेविल एक सेकंड पहले तो गुस्से से उबल रही थी, ऐसा क्या देख लिया उन्होंने फ़ोन में जो उनकी गुस्सा ही गायब हो गया। वही ईशानी ने नकुल को वहां से जाने को इशारा किया तो वो जल्दी से अपने होश में आकर वहां से चला गया। वही मोक्ष जो ईशानी को मैसेज करने के बाद अपने फ़ोन को देखते हुए बेसब्री से उसकी की रिप्लाई का इंतजार कर रहा था। तभी उसे ईशानी की तरफ से एक मैसेज आई, मैं अभी डिनर कर लूंगी मिस्टर राजवंश। ईशानी की रिप्लाई देखकर मोक्ष खुश हो गया और मैसेज किया, इतनी लेट हो गया है मिस ईशानी, आपको अब डिनर कर लेनी चाहिए। मोक्ष का मैसेज देखकर ईशानी के दिल में एक गर्माहट महसूस हो रही थी। वो अपने लिए मोक्ष की फिक्र को महसूस कर पा रही थी। ठीक है मिस्टर राजवंश, आपकी इतनी कंसर्न के लिए थैंक यू, ईशानी ने मैसेज भेज दिया। वही मोक्ष को तो इस वक्त खुशी से हवा में उड़ने का मन कर रहा था। वो जल्द से जल्द ईशानी के क्लोज जाना चाहता था और ईशानी के दिल को जीतना चाहता था ताकि वो उसे वो सब कुछ बता सके जो वो 2 सालों से उसके लिए फील करता है। तभी उसे फिर से ईशानी की तरफ से मैसेज आई, गुड नाइट मिस्टर राजवंश। वही उस मैसेज को देखकर मोक्ष ने भी उसे गुड नाइट और टेक केयर का मैसेज किया और अपने रूम से बाहर चला गया। बाहर उसके बॉडीगार्ड अपने पोजीशन में खड़े थे। ये सब उसके वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड थे जो सालों से उसके लिए काम कर रहे थे। मोक्ष के एक इशारे पर ये किसी की जान ले सकते थे और खुद की जान दे भी सकते थे। तभी वहां पर तेजस और वरुण आ गए। तेजस नाटक करते हुए बोला, तुझे तेरे दोस्त पर जरा भी तरस नहीं आता है ना, तू हम दोनों को वहां अकेले छोड़कर घर आ गया। उसकी ऐसी ड्रामेटिक बेचारा डे से बात सुनकर वरुण को हंसी आ रही थी। उसने तेजस के सिर पर एक टपल मारकर बोला, तू क्या छोटा बच्चा है जो तुझे उसके साथ चिपक कर आने की जरूरत है। वरुण की बात सुनकर तेजस उसे घूरते हुए बोला, मैं तो बस हम दोनों के लिए स्टैंड ले रहा था, नहीं तो कल को वो हम दोनों को पूरी तरह से भूल जाएगा। मोक्ष को उसकी नौटंकी बहुत अच्छे से पता था, इसलिए वो उसे इग्नोर करके वहां सोफे पर बैठ गया। गार्ड्स ने अपना सिर झुका लिया। तभी उसका हेड बॉडीगार्ड राघव आगे आकर बोला, बॉस हमें पता चला है कि वुल्फगैंग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मोक्ष की आंखें ठंडी हो गई। उसने राघव को देखकर बोला, पता करो कि वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, और ये भी पता करो कि क्या ये गैंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने वाली गैंग से भी मिली हुई है या नहीं। ओके बॉस, हम जल्द ही पता कर लेंगे। इतना कहकर वो बाहर की तरफ चला गया। उसके पीछे पीछे बाकी सारे बॉडीगार्ड्स भी बाहर चले गए। तभी तेजस अजीब तरह से मुंह बनाते हुए मोक्ष की तरफ देखकर बोला, अब तो मैं श्योर हूं कि इन सारे रॉबर्ट के साथ रहकर तू भी रॉबर्ट बन गया है। जल्दी ही दादी माँ को इस बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा ताकि वो तेरी शादी करवा दे।
अगर तू जल्दी ईशानी भाभी के बारे में घर में नहीं बताया तो मैं उन सबको बता दूंगी कि तू उस चुड़ैल दीप्ति को पसंद करता है, फिर तो तेरे दादी माँ और मॉम दोनों मिलकर तेरी शादी उस नच्चड़ी चुड़ैल से जरूर करवा देंगे। तेजस की फालतू बातों से अब मोक्ष को गुस्सा आने लगा था। उसने अपनी नजरें तेजस की तरफ घुमाई तो वो तुरंत चुप हो गया। उसे चुप देखकर मोक्ष अपनी उछाल ठंडी आवाज में बोला, अगर तुमने आज एक भी शब्द कहे तो मैं अभी तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। उसकी बात सुनकर तेजस का मुंह बन गया। उसने धीरे धीरे से बड़बड़ाया, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। उसकी बड़बड़ाहट को मोक्ष ने इग्नोर कर दिया। वही वरुण जो बेफिक्री से बैठा तेजस की बातों को इग्नोर करके आपने फोन चला रहा था, उसने मोक्ष की तरफ देखकर बोला, दादाजी ने कल तुझे घर बुलाया है। उसकी बातें सुनकर मोक्ष की आंखें सिकुड़ गई। उसे पता था कि ये आइडिया जरूर उसकी प्यारी दादी माँ और मॉम की होगी, दोनों उसे फिर से शादी करने को कहने वाले हैं। वही तेजस तो खुश हो गया और मन ही मन बोला, कल बहुत मजा आएगा, कल तो दादी माँ और आंटी इसे बिना साबुन पानी के अपनी बातों से ही इस रखियास को धोने वाली है। चैप्टर 14 ईशानी की इग्नोरेंस। रात के 12 बजे एक सुनसान जंगल एरिया के बीच एक घर जो दिखने में किसी खंडहर की तरह लग रहा था, उसके आसपास बहुत लोग पहरा दे रहे थे। वहीं उनसे कुछ दूरी पर एक अंधेरी जगह में एक आदमी अपनी बाइनोक्यूलर में उनकी हर हरकत को नोटिस कर रहा था। यार, इस बार इन सबको तो मैं जंगली कुत्तों को खिला दूंगा, उस इंसान ने गुस्से में कहा। जैकी सर, क्या आप भूल गए हैं कि बॉस ने क्या कहा था, हमें उन पर नजर रखनी है और सही टाइम का इंतजार करना चाहिए ताकि यहाँ से उनका बॉस भाग ना पाए। पीछे खड़े हेड गार्ड ने उस इंसान को जो कि जैकी था उसे समझाते हुए बोला, आज तो मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ने वाला। इन सब गधों की वजह से बॉस मुझसे नाराज है और मुझे दिल्ली बुलाकर उस नकुल के साथ मुंबई चले गए। जैकी बस गुस्से में बड़बड़ाए जा रहा था। वही उसके पीछे खड़े हेड गार्ड ने तो अपना सिर ही पीट लिया। कहाँ फंसा दिया नकुल सर ने, इन्हें समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। वो गार्ड बस मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि जैकी गुस्से में पागल होकर कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दे। तभी उस घर के आगे 2 गाड़ियां आकर रुकी जिसमें से कुछ हटकट लोग बाहर आए। उन्हें देख बहुत लोग भी उनके पास आ गए। तभी गाड़ी से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई तो उनमें से कुछ लोग आगे आकर दोनों गाड़ियों में से कुछ बच्चों को निकालने लगे जो बेहोश थे। जो बच्चा जगा हुआ था वो डर के मारे रो रहा था। वो सब उन बच्चों को घसीटते हुए अंदर ले गए। वही जैकी और वो गार्ड जो दूर से ये सब देख रहे थे, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जैकी का खून तो डे से गुस्से के मारे उबल रहा था। ये लोग इतने घटिया कैसे हो सकते, इन छोटे छोटे बच्चों को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। इन सबको तो मैं सीधा नरक में पहुंचाऊंगा। जैकी सर, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें बॉस को सब कुछ इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर हम अभी अपनी टीम तो बुलाकर इन पर अटैक करेंगे तो हो सकता है ये सब भाग जाए और बच्चों की जान को भी खतरा हो सकता है, और हम ये भी पता नहीं कि अंदर और कितने बच्चे हो सकते हैं। वही दूसरी ईशानी अपनी बालकनी में खड़ी थी। उसके सामने एक कैनवास था जिस पर बहुत खूबसूरती से एक इंसान की तस्वीर बनी हुई थी। उस तस्वीर में उस इंसान की काली गहरी आंखें जैसे किसी गहरी समुंदर की तरह लग रही थी। ईशानी उस तस्वीर को देखते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है, मुझे उस इंसान में हमेशा मिस्टर राजवंश की छवि क्यों दिख रही है? क्योंकि उस फोटो में कोई और की नहीं मोक्ष का चेहरा था। लगता है आजकल मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, इसलिए मुझे मिस्टर मोक्ष में उस इंसान का चेहरा नजर आ रहा है। तभी उसे नकुल का कॉल आया। नकुल की बात सुनकर ईशानी की आंखों में गुस्सा उतर आया। जैकी को बोलो उन सब पर नजर रखे, सही टाइम आने पर हम अटैक करेंगे। इतना कहकर ईशानी ने कॉल काट दिया। उस फोटो को लेकर आपने रूम में चली गईं। सुबह का वक्त, ईशानी रोज की तरह गार्डन में अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या तुम वहां भी रोज ऐसे ही प्रैक्टिस करती हो? ईशानी समझ गई कि ये आवाज समीर की है, पर उसने कुछ नहीं बोला और अपनी प्रैक्टिस जारी रखा। उसकी चुप्पी समीर को खल रही थी। आज वो ईशानी से बात करने के लिए उसके पास आ गया था। समीर फिर से अपनी आवाज में नरमी लाते हुए बोला, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझसे बात कर सकती हो? समीर की बात सुनकर ईशानी एक पल के लिए रुक गई और साइड में देखा जहां समीर अपनी आंखों में उम्मीद लिए खड़ा था। ईशानी को उसे देखकर वो सारे वक्त याद आ गया जब वो भी इसी तरह अपनी आंखों में आंसू और प्यार लिए अपनी भाइयों के सामने खड़ी थी, पर उसे मिला क्या? बस इगोरेंस और एक बेबस भरी मौत।
उसने समीर को देखकर अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के बोला, मिस्टर मेहरा, मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में बात करने जैसा कुछ भी है। इतना कहकर ईशानी अंदर की तरफ चली गई। समीर बस उसे देखता रहा। उसे याद आया कि कई बार उसने भी ऐसे ही ईशानी की बात सुने बिना उसे इग्नोर करके चला जाता था। ईशानी की वो मासूम आंखें जिनमें प्यार और अपनापन था, आज वो बिल्कुल खाली है। तभी दर्शित वहां आ गया। उसने ईशानी को जाते हुए देखा पर अभी उसने उसे रोका नहीं। समीर को ईशानी की दिशा में देखता देखकर दर्शित उसकी कंधे पर हाथ रख के बोला, भाई क्या उसने आपसे कोई बात की? दर्शित के सवाल से समीर उसे देखते हुए बोला, वो हम में से शायद किसी को भी माफ नहीं करेगी। समीर की आंखों में निराश झलक रही थी। भाई आप इतनी निराश मत होइए, आज नहीं तो कल वो हमें जरूर माफ कर देगी। उसकी बात सुनकर समीर ना में अपना सिर हिलाते हुए बोला, नहीं दर्शित, मैंने आज उसकी आंखों में वो खालीपन देखा है। उसकी आंखों में हमारे लिए वो प्यार और अपनापन कहीं नहीं दिख रहा है जो पहले उसकी आंखों में दिखाई देती थी जब वो हमारे सामने हमें देखती थी पर हम उसे इग्नोर कर देते थे। आज उस प्यार की जगह मैंने उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन देखा है, जैसे उसकी आंखों में कोई इमोशन ही ना हो। ये कहते वक्त समीर की आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा गई थी। मुझे पता है भाई, उसकी दिल में अब हम सब के लिए कोई जगह नहीं है, पर इस सब की जिम्मेदार भी सिर्फ हम हैं। दर्शित ने अपनी नम आंखों के साथ कहा। वही रेहान और अयान थोड़ी दूर खड़े होकर उन दोनों की बातें सुन रहे थे, पर समीर और दर्शित अपनी सोच में गुम थे, इसलिए उन्हें पता भी नहीं चला। रेहान और अयान एक दूसरे के तरफ देखकर अंदर चले गए। आज उन्हें समझ आ गया था कि उनके दोनों भाई ईशानी जब ईशानी को मना नहीं पा रहे हैं तो उन दोनों ने तो ईशानी को सबसे ज्यादा इग्नोर किया और तकलीफ दिया था, तो ईशानी उन्हें तो शायद कभी माफ नहीं करेगी। वही मोक्ष के विला में तेजस चिल्लाकर मोक्ष को बुला रहा था। उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर वरुण को इरिटेशन हो रही थी। वरुण गुस्से से बोला, बास अब और नहीं, वो खुद ही आ जाएगा, तेरे चिल्लाने से कहीं यहाँ भूकंप न आ जाए। उसकी बात सुनकर तेजस का तो मुंह ही बन गया। वो वरुण को देखते हुए बोला, अगर भूकंप आ भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा, घर में मोक्ष नाम का जो पहाड़ है वो तो हिलेगा भी नहीं। उसकी ऐसी बेतुकी बिना सिर पैर की बातें सुनकर अब वरुण को अपनी सिर पीटने का मन कर रहा था। तभी मोक्ष नीचे आकर तेजस को गुस्से से घूरने लगा। मोक्ष को खुद को ऐसे घूरता देख तेजस चुप हो गया, फिर नाटक करते हुए बोला, तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं तुझे मेरे इस हैंडसम चेहरे पर क्रश तो नहीं है? पर मैं तुझे पहले ही बता देता हूँ, मुझे सिर्फ लड़कियों में इंटरेस्ट है। अब तो मोक्ष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने गुस्से में उसे तेजस को घूरते हुए बोला, अगर आगे तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकला तो 2 दिन के लिए ब्लैक विला में रहने के लिए तैयार रहना। जब तेजस ने उसकी इतनी खतरनाक आवाज और ब्लैक विला के बारे सुना तो उसने अपना थूक गटक लिया। उसे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो वो आगे की वर्ड बोलकर ब्लैक विला जाएगा? ब्लैक विला वो जगह है जहां मोक्ष अपने दुश्मनों को बेरहमी से मौत के घाट उतार देता था, और तो और वहां उसके बहुत सारे पालतू जंगली जानवर थे जो मोक्ष के एक इशारे पर किसी को भी नोच कर खा जाए। इन सब दृश्य के बारे में सोचकर तेजस चुपचाप बैठ गया। तभी वरुण बोला, दादाजी ने कई बार कॉल किया है, हमें अभी घर जाना होगा, नहीं तो इस बार दादी माँ जरूर तेरी शादी तय करके मानेगी। उसकी बात सुनकर तेजस झट से बोला, मैं भी तो इसलिए तुम्हें कब से बुला रहा था, पर भलाई का तो जमाना नहीं रहा। इतना कहते कहते वो रुक गया क्योंकि मोक्ष उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। उसे ऐसे खुद को घूरता देख तेजस ने अपना मुंह बना लिया और चुपचाप बैठ गया। एक बार हम घर चले जाए तब जब दादी और आंटी तुझे ऐसे ही घूर कर देखेगी तब मैं मजे से शो देखूंगा। आपने मन में ये सब सोचते हुए तेजस मुंह बना रहा था। मोक्ष अच्छी तरह से समझ गया था कि उसका ये बेवकूफ़ दोस्त क्या सोच रहा है। उसने बिना कुछ बोले बाहर की तरफ चला गया। वरुण भी अपना सिर ना में हिलाकर मोक्ष के पीछे बाहर चला गया। उन दोनों को खुद को ऐसे इग्नोर कर जाता देख तेजस भी गुस्से में बड़बड़ाते हुए उन दोनों के पीछे चला गया। चैप्टर 15 राजवंश फैमिली और मोक्ष के रिश्ते की बात। मोक्ष के साथ दोनों भी गाड़ी में बैठ गया। तेजस का तो चेहरा ही फूला हुआ था। आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से विला के सामने आकर रुकी। ये विला इंडिया का सबसे बड़ा विला राजवंश विला था, जिसकी खूबसूरती शब्दों से बयां नहीं की जा सकती। बड़ा सा गार्डन और उसके बीच में एक बड़ा सा फाउंटेन जो गार्डन को और खूबसूरत बना रहा था।
तीनों गाड़ी से निकल गए तो सारे गार्ड्स अपना सिर झुकाए खड़े हो गए। तीनों अंदर की तरफ चले गए। घर बाहर से दिखने में कितना खूबसूरत था, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था। कोई एक बार देख के ही बता सकता है कि अंदर की सारी चीज़ बहुत महंगी होगी, शायद आम इंसान इसे अफोर्ड ही ना कर पाए। वही लिविंग हॉल में सोफे पर राजवंश फैमिली के सभी लोग बैठे हुए थे। तभी मोक्ष, वरुण और तेजस एक साथ अंदर गए और सोफे पर बैठ गए। वही घरवाले मोक्ष को ही देख रहे थे, जो अपने चेहरे पर बिना किसी भाव के किसी राजा के तरह बैठा था। तभी किसी की रौबदार आवाज आई, आखिरकार आप आ ही हुए बरखुरदार। ये आवाज थी मोक्ष के दादाजी नरेंद्र जी की। फैमिली इंट्रोडक्शन। नरेंद्र राजवंश, मोक्ष के दादाजी, उम्र 72 ईयर्स। आज भी उनका कहा कोई नहीं टालता सिवाय मोक्ष के। कनक राजवंश, मोक्ष की दादी माँ, उम्र 70 ईयर्स। अखिलेश राजवंश, मोक्ष के डैड, उम्र करीब 52 वर्ष। कल्पना राजवंश, मोक्ष की मोम, उम्र 50 वर्ष। दक्ष राजवंश, मोक्ष का छोटा भाई, दिखने में एकदम चॉकलेट बॉय की तरह, उम्र 21 साल, अभी कॉलेज में है। नव्या राजवंश, मोक्ष की छोटी बहन, घर में सबकी लाडली, उम्र 19 ईयर्स, ये अभी कॉलेज में है। अब आते हैं कहानी पर। मोक्ष को अब भी चुपचाप बैठा देख मोक्ष की दादी कनक जी अपने पास दूसरी सोफे की तरफ इशारा करके मोक्ष से कहती है, घर में मेहमान है, क्या तुम्हें उन्हें ग्रीट नहीं करना चाहिए? उनकी सवाल सुनकर मोक्ष उन्हें अपनी आलस भरी आंखों के साथ देखता है, फिर बिना अपनी नज़र दूसरी तरफ करके बोला है, मेहमान आपके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी अनजान लोगों को ग्रीट करना चाहिए। उसकी बात सुनकर तेजस और वरुण को हंसी आ रही थी, पर दोनों किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल करके बैठे हुए थे। तभी दादी माँ गुस्से से बोली, नालायक, थोड़ भी नहीं सुधरे तुम। ये दीप्ति और उसकी मॉम डैड है, आज वो लोग शादी की बात करने आए हैं। वही दूसरी सोफे पर बैठी दीप्ति मोक्ष की तरफ देखते हुए शर्माने लगी। जब से मोक्ष आया था तब से उसकी नज़र मोक्ष के ऊपर ही थी। वो तो कब से मोक्ष को पसंद करती थी, उसकी सिर्फ अब एक ही मोटिव था, कैसे भी करके मोक्ष से शादी करके राजवंश फैमिली की बहू बना। वो तो अभी से मोक्ष की वाइफ और राजवंश फैमिली की बड़ी बहू बनने का सपना देखने लगी थी, पर उसे पता नहीं कि उसका ये महंगा सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। टीयर्स ऑफ जॉय। वही दीप्ति के मॉम डैड भी कैसे भी करके राजवंश फैमिली से रिश्ता जोड़ना चाहते थे। भला कौन नहीं चाहेगा कि मोक्ष राजवंश उनका दामाद बने। मोक्ष की एक इशारे पर कोई बर्बाद और आबाद दोनों ही हो सकता था। दीप्ति के डैड वीरेंद्र शर्मा भी मोक्ष से दीप्ति की शादी करा के राजवंश फैमिली से जुड़ना चाहते थे। अगर एक बार मोक्ष से उनकी बेटी दीप्ति की शादी हो गई तो फिर उन्हें बिजनेस में बहुत फायदा होगा। वही दीप्ति की मोम माया शर्मा भी बस यही चाहती थी कि मोक्ष डे से दुनिया की सबसे अमीर इंसान से उसकी बेटी की शादी हो जाए, ताकि वो सब जिंदगी भर उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पर राज करे। तभी उन सब की सपनों को तोड़ते हुए मोक्ष की कोल्ड आवाज आई, मुझे इस बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी बात सुनकर दादाजी बोले, तो फिर तुम ही बताओ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो हम उससे तुम्हारी शादी करवा देंगे। उनकी बात सुनकर दीप्ति पैनिक करने लगी और होप के साथ मोक्ष की तरफ देखने लगी। वो बस यही चाहती थी कि मोक्ष उससे शादी के लिए हाँ कर दे। तभी मोक्ष की आवाज आई, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं आगे इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। उसकी इस जवाब को सुनकर बाकी सबको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर दीप्ति और उसकी मॉम डैड का मुंह उतर गया था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे और ना ही मोक्ष को शादी के लिए फोर्स कर सकते थे, क्योंकि मोक्ष राजवंश कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे वो उलझ सके। अगर मोक्ष चाहे तो चुटकियों में उनकी कंपनी को बर्बाद कर सकता था। वो तो बीरेंद्र के पापा और नरेंद्र जी दोस्त थे, वरना वो तो राजवंश फैमिली के आसपास भी नहीं आ सकते थे। प्रिया ने इस वक्त अपनी मुट्ठी को गुस्से में भींच लिया था। वो कुछ भी करके मोक्ष को पाना चाहती थी और इस घर की बहू बनना चाहती थी। वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी, वो मोक्ष का दिल जीत कर रहेगी। वही मोक्ष की मोम कल्पना जी को भी दीप्ति कुछ खास पसंद नहीं थी, पर वो नरेंद्र जी के दोस्त की पोती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। वही दक्ष और नव्या तो दीप्ति की ऐसी शक्ल देखकर धीरे धीरे अपनी मुंह दबाकर हंस रहे थे। तभी दीप्ति मोक्ष को देखकर बोली, मोक्ष जी, मुझे आगे अपनी फैमिली बिजनेस संभालना है। मैंने अब्रॉड से MBA कंप्लीट किया है इस साल, तो क्या आप मुझे अपनी कंपनी में कोई जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं? मैं आपकी बिजनेस स्किल और आइडिया को बहुत एडमियर करती हूँ।
मुझे आपके साथ काम करना है ताकि मैं आपसे कुछ सीख सकूं। दीप्ति बस अब कैसे भी करके मोक्ष के पास रहना चाहती थी। अगर वो उसकी कंपनी में जॉब करेगी तो हमेशा मोक्ष के आसपास ही रहेगी। दीप्ति को लग रहा था उसके साथ रहकर धीरे धीरे वो मोक्ष का दिल जीत लेगी, और जब मोक्ष उससे इम्प्रेस हो जाएगा तब वो उसे जरूर प्यार करने लगेगा। उसे अपनी खूबसूरती पर पूरा भरोसा था। आज भी वो सिर्फ मोक्ष को इम्प्रेस करने के लिए छोटी ड्रेस पहनकर और बहुत मेकअप करके आई थी ताकि मोक्ष उसकी खूबसूरती में खो जाए। पर उसे कौन बताए कि ये उसकी ख्याली पुलाव ना कभी पकेगा और न ही वो खा पाएगी टीयर्स ऑफ जॉय। वही उसकी बात सुनकर भी मोक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने अपनी कोल्ड नजरें दीप्ति की तरफ करके बोला, मिस शर्मा, मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे मेरे नाम से बुलाए, खास करके जिन्हें मैं जानता नहीं हूँ। अच्छा होगा अगर आप मुझे मिस्टर राजवंश बुलाए। उसकी ऐसी कोल्ड नजरें और खतरनाक आवाज सुन दीप्ति को डर लग रहा था। उसे तो लगा था मोक्ष जरूर मान जाएगा, आखिरकार एक खूबसूरत लड़की सामने से ये कह रही है। वो अजीब फील कर रही थी। फिर वो मोक्ष को देखकर बोली, सॉरी मिस्टर राजवंश। तभी नरेंद्र जी बोले, वो कई बार इस घर में आ चुकी है, फिर वो तुम्हारे लिए अनजान कैसे है? हाँ मोक्ष, ऐसे भी वो तो तुम्हें सिर्फ जॉब के लिए पूछ रही है। मोक्ष ने अपनी दादी माँ और दादाजी के तरफ देखा जो उसकी आंसर की इंतजार कर रहे थे। तभी अखिलेश जी बोले, ठीक है बेटा, तुम अपनी रिज्यूम भेज दो, अगर कोई अच्छी पोस्ट होगी तो मैं तुम्हारे लिए इंटरव्यू शेड्यूल कर दूंगा। वही दीप्ति को तो अब अपनी इंसल्ट फील हो रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी, फिर भी मोक्ष तो उसे एक नज़र देख भी नहीं रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोक्ष का अटेंशन खुद के ऊपर कैसे ले। उसने मोक्ष को जब से देखा था तब उसे पाने की सपने देखने लगी। अब वो किसी भी कीमत पर आपने उस सपने को टूटने नहीं देगी ना। वही तेजस तो खाना ठूंसे जा रहा था और मन ही मन बस यही बोल रहा था कि यार ये सब लोग कब जाएंगे और कब दादी माँ और कल्पना आंटी मोक्ष की बैंड बजाएंगे। यार अब तो मजा नहीं आ रहा है। तभी उसके पास बैठा वरुण बोला, अगर तू थोड़ी भी और जोर में बोलेगा तो तेरे मजे का तो पता नहीं, पर तुझे सजा जरूर मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर तेजस वरुण को देखते हुए हैरानी से बोला, तुझे कैसे पता कि मैं अपने मन में क्या सोच रहा हूँ? क्या तू मुझे बिना बताए कोई साधु या फिर पंडित से कुछ सीख रहा है? उसकी ऐसी बेतुकी बातों से अब वरुण कुड़ गया था। वो गुस्से में उसे देखते हुए धीमी आवाज में बोला, जो तो मन में बोल रहा है ना वो तेरे जवान से बाहर आ रहा है। अगर थोड़ी तेज बोलेगा तो बाकी सब भी आराम से तुझे सुन पाएंगे और बहुत अच्छा पुरस्कार दे पाएंगे। तेजस को तो पता ही नहीं चला कि जब उसकी मन की बातें जुबान पे आ गई। उसे मुड़कर मोक्ष को देखा, फिर एक राहत की सांस लिया। अच्छा हुआ मोक्ष ने कुछ नहीं सुना, वरना आज उसका इस धरती पर आखिरी दिन होता और वो इस भरी जवानी में बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता था। चैप्टर 16, मोक्ष की पसंद की लड़की, सबकी खुशी। वही थोड़ी देर में दीप्ति और उसकी मॉम डैड वहां से चले गए तो दक्ष बोला, वाह भाई, क्या गजब बेइज्जती किया आपने उन सब का, मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। हाँ भाई, मुझे वो छिपकली मेकअप की दुकान बिल्कुल पसंद नहीं है। जब देखो मुंह उठा के अपनी 2.5 किलो का मेकअप दिखाने यहाँ आ जाती है, नव्या ने दक्ष का साथ देते हुए कहा। तभी मोक्ष की दादी कनक राजवंश गुस्से से बोली, तुम दोनों को हंसी आ रही है? मुझे बस अपने पोते की शादी देखनी है बस, पर ये नालायक न तो खुद कोई लड़की पसंद कर रहा है ना ही मुझे ढूंढने दे रहा है। पता नहीं किस पर गया है। जब मैं और तेरे दादाजी कॉलेज में थे तभी एक दूसरे से प्यार करके शादी कर था, पर तू पता नहीं किस पर गया है। मुझे तो अब डाउट हो रहा है कहीं तू लड़कों को तो पसंद नहीं करता है ना। इतना कहकर वो तेजस और वरुण को घूरने लगी जैसे उनसे भी सवाल कर रही हो। वही उनकी बातें सुनकर सबका मुंह खुला का खुला ही रह गया था। तेजस जो खाना ठूंस रहा था, उनकी बातें सुनकर और उनकी नज़र को देखकर उसके मुंह से खाना बाहर आ गया। वही मोक्ष तो मानो अपनी दादी माँ को अविश्वास से देख रहा था। क्या वो ऐसा लगता है उन्हें? उसने अपना सिर हिला दिया और ऊपर अपनी रूम की तरफ चला गया। तभी कल्पना जी बोली, ऐसे मुंह छुपाकर कहाँ जा रहा है? माँ ने जो पूछा उस बात का जवाब दो। कहीं तुझे सच में लड़कों में तो इंटरेस्ट नहीं है ना? वही मोक्ष तो अब गुस्से से मुड़कर सबको देखकर फिर ऊपर की तरफ चला गया। उसका इन सबके साथ बहस करने का कोई मूड नहीं था। वही दादी माँ बोली, पता नहीं अब इस घर में मेरे परपोते परपोतिया कैसे आएंगे, ये तो शादी के लिए मान ही नहीं रहा है। फिर वो तेजस और वरुण के तरफ देखकर बोली, सच सच बोलो तुम दोनों, क्या मोक्ष की जिंदगी में कोई है या नहीं?
तभी नरेंद्र जी उन्हें शांत कराते हुए बोले, आप शांत हो जाए, हम उस नालायक की शादी जल्द से जल्द करा देंगे। तेजस और वरुण भी वहां से भाग जाना चाहते थे, पर सबकी नज़र उन दोनों के ऊपर ही थी। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो सबको क्या जवाब दे। तभी कल्पना जी बोले, कहीं जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसा तो नहीं है ना, कहीं उसे सच में लड़कियों की जगह लड़कों में तो इंटरेस्ट नहीं है ना। उनकी सवाल से वरुण हैरानी से उन्हें देखने लगा। तभी तेजस हंसते हुए बोला, नहीं आंटी जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है, वो तो 2 सालों से एक लड़की को पसंद करता है, उसे ही ढूंढ रहा था, पर अब उसने उसे ढूंढ लिया है और बहुत जल्द शायद आपको आपकी बहू मिल जाए। वही वरुण उसे रोकना चाहता था, क्योंकि मोक्ष अभी किसी को भी इस बारे में बताना नहीं चाहता था। उसे पता था उसकी दादी माँ और मोम कैसी है, जब उन्हें पता चलेगा कि मोक्ष किसी लड़की को पसंद करता है तो वो तो सीधा उसके घर पर रिश्ता लेकर चले जाएंगे। वही तेजस की बात सुनकर तो सबकी आंखों में चमक आ गई थी। दादी माँ और कल्पना जी की खुशी तो छुपाए नहीं छुप रही थी। तभी दादी माँ एक्साइटेड होते हुए बोली, क्या सच में मोक्ष किसी लड़की को पसंद करती है? कौन है वो? क्या नाम है उस लड़की का? वही दादी माँ की सवाल से तेजस भी एक्साइटेड हो गया। वही बाकी सब भी ये जानने के लिए एक्साइटेड थे कि कौन है वो लड़की जिसे मोक्ष पसंद करता है। तभी तेजस बोला, अरे दादी माँ और आंटी जी, जब आप उस लड़की की आइडेंटिटी जानेंगे तो आप सब भी शॉक हो जाएंगे। तभी अखिलेश जी बोले, क्यों, क्या वो कोई सेलिब्रिटी है या कोई बिजनेसमैन की बेटी? हाँ, अगर वो नॉर्मल फैमिली से होगा तो भी चलेगा। अरे अंकल जी, आप पहले मेरी बात तो सुनिए। फिर जब उसे यकीन हो गया को सबकी अटेंशन उसके ऊपर है तो वो हंसते हुए बोला, वो लड़की कोई और नहीं, एशिया की टॉप कंपनी जी कॉर्पोरेशन की सीईओ है। तेजस की बात सुनकर तो सब हक्का बक्का रह गए थे। उन्हें नहीं लगा था कि मोक्ष जिसे पसंद करता है वो जी कॉर्पोरेशन की मिस्ट्रियस ओनर होगी। नरेंद्र जी और अखिलेश जी अच्छी तरह से जानते थे कि उनके बाद अगर कोई बिजनेस वर्ल्ड को डोमिनेट करता है तो वो सिर्फ जी कॉर्पोरेशन है। वही कनक जी और कल्पना जी तो खुशी से झूम उठी थी। वही दक्ष और नव्या भी बहुत खुश थे कि अब उन्हें भाभी मिल गईं। तभी कल्पना जी बोली, अरे वाह, मेरे बेटे ने तो अपनी टक्कर की लड़की ढूंढी है, अब तो मेरी बहू ही इस नालायक को सबक सिखा सकती है। हाँ, जो भी हो, अब तो मैं बस अपनी पोता बहू से मिलना चाहती हूँ। अब वही मेरे पोते को अपनी कंट्रोल में रख सकती है। कनक जी भी अपनी बहू का साथ देते हुए बोली। उनकी बात सुनकर तो बाकी सब उन्हें हैरानी से देखने लगे। तभी अखिलेश जी बोले, माँ, आप दोनों अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग बाद में कर लेना, अभी हमें पहले उस लड़की के बारे में जानना है। तभी नव्या एक्साइटेड होकर तेजस और वरुण को देखकर बोली, तेजस भाई, क्या आपके पास मेरी भाभी की कोई फोटो है? क्योंकि जी कॉर्पोरेशन की सीईओ तो कभी पब्लिक में नहीं आती, इसलिए उनकी फोटो भी कहीं नहीं मिलेगी। तभी दक्ष बोला, हाँ, मुझे भी देखना है अपनी भाभी को। मेरे भैया ने पसंद किया तो जरूर वो बहुत खूबसूरत होगी और सबसे अलग होगी, है ना? दक्ष की बात सुनकर सब तेजस की तरफ देखने लगे, जैसे अगर तेजस ने उन्हें फोटो नहीं दिखाया तो वो अभी उसके जान ले लेंगे। सबकी नज़र खुद पर पाकर वो थोड़ा ठिठक गया। उसके पास तो कोई भी फोटो नहीं थी, वो तो बस मोक्ष को फंसाना चाहता था ताकि सब जाके मोक्ष से सवाल पूछे, पर ये सब तो उसे ही फोटो मांगने लगे। तेजस ने मुड़कर वरुण के तरफ देखा जो उसे गुस्से से घूर रहा था, तो सबकी तरफ देखकर अपनी बत्ती सी दिखाकर बोला, मेरे पास तो उनकी कोई फोटो नहीं है। मोक्ष ने नमन से भी मना किया है मुझे फोटो दिखाने के लिए। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें से खुल गई। पर तभी नव्या बोली, आपने अभी तो कहा वो जी की सीईओ है, तो फिर आपने तो उन्हें देखा ही होगा। अब तो तेजस को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोला, वो तो उससे कभी मिला ही नहीं तो क्या बोलता। फिर भी वो सबको देखकर बोला, मैंने उन्हें नहीं देखा, पर आप उनके बारे में नमन से पूछ सकते हैं। उसकी बात सुनकर दादी माँ बोली, तो फिर नमन को कॉल करो, मैं खुद ही उससे पूछूंगी। उनकी बात सुनकर तेजस मन ही मन बोला, अब आएगा मजा। इस तेजस की बच्चे ने मुझे उनकी नाम नहीं बताया था ना, तो अब तो बदला लेना बनता है। फिर वो एक डेविल स्माइल करके सबको देखने लगा। कल्पना जी के कहने पर अखिलेश जी ने नमन को कॉल लगा दिया। वही नमन जो घर पर था, जब उसने अखिलेश जी का कॉल देखा तो उसने तुरंत उनका कॉल उठा लिया। जी सर बोलिए। उधर से नमन की आवाज़ सुनकर अखिलेश जी से कनक जी ने फ़ोन लेकर स्पीकर पर कर दिया और बोली, क्या तुमने उस लड़की को देखा है जिसे मोक्ष पसंद करता है?
वही कनक जी की आवाज़ और सवाल सुनकर नमन हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि उसके बॉस ने उसे घर में ईशानी के बारे में बताने के लिए मना किया था। पर अब उसे लग रहा था शायद सबको पता चल गया होगा, इसलिए सर और बड़ी मैम उनके बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कितना बोले और कितना छुपाए। इसलिए वो हकलाते हुए बोला, मैम, ईशानी मैम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, मैंने तो पहले इतनी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं देखा है। उसकी बात सुनकर सब खुश हो गए। तभी कल्पना जी बोली, उसकी उम्र क्या है, अगर मोक्ष से थोड़ी बड़ी हुई तो भी चलेगा। फोन से अपनी बॉस की मोम की आवाज़ सुन नमन फिर से हैरान हो गया। क्या सब मिलकर उसे सवाल करेंगे? फिर वो हकलाते हुए बोला, नहीं मैम, वो तो अभी सिर्फ 21 साल की है। नमन की बात सुनकर सब और हैरान हो गए, खास करके नरेंद्र जी और अखिलेश जी, क्योंकि उन्हें पता था कि जी कॉर्पोरेशन ने सिर्फ 4 साल में बिजनेस वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था। पर उन्हें नहीं लगा था कि उसके पीछे की मास्टरमाइंड एक छोटी सी लड़की होगी। तो क्या उसने सिर्फ 18 सालों में बिजनेस करना शुरू कर दिया था? बाकी सब भी यही सोच रहे थे कि इतनी छोटी सी लड़की अब सिर्फ 21 साल की उम्र में बिजनेस वूमेन बन चुकी है और बिजनेस वर्ल्ड में राज कर रही है। तभी दादी माँ बोली, ये तो और भी अच्छा है, मेरी पोता बहू मेरे पोते को बिजनेस में भी टक्कर देगी। मुझे ऐसी ही तो लड़की चाहिए थी। आपने पोते मोक्ष के लिए को उसे आपने आगे पीछे घुमा सके। हाँ माँ, आप सही कह रही है। अब तो मुझसे इंतज़ार ही नहीं हो रहा है अपनी बहू से मिलने के लिए, कल्पना जी ने एक्साइटेड होते हुए कहा। वही दूसरी तरफ मेहरा मैंशन में ईशानी ने अपने दादाजी की दवाएं चेंज कर दिया था। ये जानकर घर के सभी लोग टेंशन में आ गए थे। सब हॉल में बैठे थे। डैड, मुझे लगता है हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए। ईशानी सिर्फ 21 साल की है, उसे मेडिकल नॉलेज कहाँ से होगी? अगर दादाजी की तबीयत खराब हो गई तो हम क्या करेंगे? प्रिया ने अच्छी बनने का नाटक करते हुए बोला। बाकी सबको भी यही लगता था कि ईशानी अभी छोटी है, वो कैसे किसी के लिए मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकती है। तभी सुकेत जी बोले, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता, वो खुद आकर देखेंगे, क्योंकि पापा भी उस मेडिसिन को लेना चाहते हैं जो ईशानी ने दिया है। वही समीर, दर्शित, रिहान, अयान भी चुप थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ईशानी ने जो मेडिसिन दिया है वो सही है या गलत, इसलिए वो अभी कुछ नहीं कह सकते थे। चैप्टर 17, ईशानी ही डॉक्टर ईशा है। सुकेत जी ने डॉक्टर को कॉल करके मेंशन बुला लिया था। प्रिया तो मन ही मन खुश थी कि जब डॉक्टर सबके सामने ईशानी की दी हुई दवाई को गलत बताएंगे तो ईशानी सबकी नज़रों में फिर से गिर जाएगी। उसने तो ये भी सोच लिया था कि वो कैसे ईशानी को सबकी नज़रों से और भी नीचे गिराएगी। एक बार ईशानी सबकी नज़रों में बुरी बन जाए तो वो फिर से अपने मॉम, डैड और भाइयों की इकलौती प्रिंसेस बन जाएगी। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गए थे। ये इंडिया की बेस्ट डॉक्टरों में से एक थे। मेहरा फैमिली की भी काफ़ी इन्फ्लुएंस थी, जिस वजह से उन्होंने डॉक्टर शशांक मिश्रा को रविकांत जी के लिए ऐसे पर्सनल डॉक्टर हायर किया था। डॉक्टर शशांक को देखकर सुकेत जी के साथ बाकी सब खड़े हो गए। सुकेत जी शशांक जी के पास जाकर बोले, डॉक्टर मिश्रा, अच्छा हुआ को आप आ गए। क्या हुआ? क्या रविकांत जी की कंडीशन ठीक नहीं है? मैंने तो उन्हें कुछ दिन पहले ही चेक किया था, वो बिल्कुल ठीक थे, तो फिर आपने मुझे इतने जल्दी में क्यों बुलाया? तभी किसी के कुछ बोलने से पहले प्रिया आगे आते हुए बोली, डॉक्टर मिश्रा, एक्चुअली आपने जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया था, मेरी छोटी बहन ईशानी ने उसे बदलकर कोई दूसरी मेडिसिन उन्हें दिया है, क्योंकि उसे लगता है आपकी दी हुई मेडिसिन इतनी अच्छी नहीं है। वो ये सब ऐसे कह रही थी जैसे उसे अपने दादाजी की कितनी चिंता हो, और साथ ही वो अपनी बहन को भी बचा रही है, पर मन ही मन वो इस वक्त काफ़ी खुश हो रही थी। वो तो चाहती थी कि डॉक्टर मिश्रा ईशानी पर गुस्सा हो जाए, और हुआ भी वही जैसा उसने सोचा था। उसकी बात सुनकर डॉक्टर मिश्रा को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोले, सुकेत जी, क्या आपको पता नहीं कि रविकांत जी की कंडीशन कैसी है? तो फिर आप अपने बेटी को ऐसी बचकानी हरकत करने कैसे दे सकते हैं? अगर पेटेंट को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डॉक्टर मिश्रा की बात सुनकर सुकेत जी और आरती जी काफ़ी शर्मिंदा हो गए थे। उन्हें अब ईशानी पर भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो मेडिसिन उनकी मना करने के बाद भी ईशानी ने दिया था। तभी समीर आगे आते हुए बोला, मेरी बहन छोटी है, पर मुझे नहीं उसने गलत मेडिसिन दिया होगा, आप एक बार चेक कर लीजिए। उसकी बात सुनकर डॉक्टर भड़क गए। क्या किसी के जान के साथ एक्सपेरिमेंट करना आपकी बहन की नादानी है? अगर पेटेंट के साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी।
क्यों? जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने कल ही मेडिसिन चेंज कर दिया था, तो अब तक तो रविकांत जी उस मेडिसिन के 2 डोज ले चुके होंगे। हाँ, दादाजी ने कल रात को और आज सुबह भी उसी मेडिसिन को लिया था, प्रिया ने बीच में बोला ताकि उसका भाई फिर से ईशानी को डिफेंड करने ना आ जाए। फिर वो मायूस चेहरा बनाकर बोली, डॉक्टर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? दादाजी ठीक तो होंगे ना? एक्चुअली इस सब में मोम डैड की कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो ईशानी को रोकने की कोशिश किया था, पर वो अभी अभी घर में आई है और थोड़ी जिद्दी है, इसलिए दादाजी और दादी माँ उसे फेवर करते हैं। इसमें मोम डैड की कोई गलती नहीं है। वो ये सब ऐसे कह रही थी जैसे वो कितनी भोली और अंडरस्टैंडिंग हो। डॉक्टर मिश्रा उसकी बात सुनकर उससे काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे और सुकेत जी को देखकर बोले, आपकी बेटी बहुत सेंसिबल है। उनकी बात सुनकर आरती जी और सुकेत जी को अपने परवरिश पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। वही दर्शित को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो डॉक्टर को देखकर बोला, डॉक्टर मिश्रा आपको पहले उस मेडिसिन को देख लेना चाहिए। मेरी बहन ईशानी अपने दादाजी से बहुत प्यार करती है और उनकी काफ़ी केयर भी करती है, इसलिए मुझे नहीं लगता उसने बिना सोचे समझे कोई भी मेडिसिन दादाजी को दिया होगा। उसने जो भी किया होगा उनके अच्छे के लिए ही किया होगा। दर्शित की बात सुनकर डॉक्टर मिश्रा को भी गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोले, ठीक है, मुझे भी देखना है कि आपकी बहन ने रविकांत जी को कौन सी मेडिसिन दिया है, पर मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी बहन की होगी। वही उनकी बात सुनकर तो प्रिया को बहुत खुशी हो रही थी, उससे अब और इंतजार नहीं हो रहा था ईशानी की बेइज्जती होते हुए देखने के लिए। उसने तो ये भी इमेजिन कर लिया था कि कैसे डॉक्टर मिश्रा और फैमिली वाले ईशानी को भला बुरा बोल रहे हैं और ईशानी शर्मिंदा होकर सिर नीचे झुकाए खड़ी है। सब दादाजी के कमरे की तरफ चले गए। प्रिया भी आगे की सीन देखने के लिए एक्साइटेड होकर उनके पीछे पीछे चली गई। जब सब दादाजी के कमरे में पहुंच गए तो रविकांत जी और प्रभा जी जो रूम में बैठे थे उन सबको देखकर चौंक गए। तभी उनकी नज़र डॉक्टर मिश्रा पर पड़ी तो दादाजी बोले, अरे डॉक्टर मिश्रा आप यहाँ पर? आज तो मेरा कोई चेकअप डेट नहीं है। वो इस वक्त कंफ्यूज लग रहे थे उन सबको एक साथ देखकर। तभी सुकेत जी बोले, पापा डॉक्टर मिश्रा को मैंने बुलाया है आपकी हेल्थ कंडीशन चेक करने के लिए और ईशानी की दी हुई मेडिसिन भी उन्हें चेक करना है। उनकी बात सुनकर दादाजी गुस्से से बोले, मेरी पोती ने मुझे जो दवाई दी है मैं उसी को ही यूज़ करूंगा और मुझे विश्वास है मेरी पोती ने मुझे जो मेडिसिन दिया वो बेस्ट है। उन्हें गुस्सा करता हुआ देखकर आरती जी बोली, पापा आप एक वो मेडिसिन डॉक्टर को दिखा दीजिए, वो बस कंफर्म होना चाहते हैं आज से डॉक्टर। उनकी बात सुनकर दादाजी का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया तो दादी माँ ईशानी की दी हुई मेडिसिन लाकर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर मिश्रा बड़े गौर से उस मेडिसिन को देख रहे थे, उससे उन्हें भीनी भीनी खुशबू आ रही थी जो जादी बूटियों थी। फिर उन्होंने रविकांत जी को चेक किया तो उनकी हालत पहले से भी बेहतर लग रही थी। वो समझ पा रहे थे कि ये मेडिसिन बहुत कीमती है। वो खुद भी उस मेडिसिन में मिली प्रोपोर्टिस को समझ नहीं पा रहे थे, फिर एक डॉक्टर होने के नाते वो इतना तो जानते थे कि ये मेडिसिन हॉट पेटेंट के लिए एक वरदान है। उसने ऐसी मेडिसिन पहले भी एक बार किसी डॉक्टर को देते हुए देखा था जिसे पूरी दुनिया ईशा की नाम से जानते थे। उनकी असली चेहरा बस कुछ ही लोगों ने देखा था। डॉक्टर मिश्रा की खुशकिस्मत थी कि उन्होंने एक बार डॉक्टर ईशा को देखा था सर्जरी परफॉर्म करते हुए, पर वो उससे बात नहीं कर पाए थे और आज भी वो उस लड़की को भूल नहीं पाए थे। उन्होंने भी पहले इसी तरह की मेडिसिन हॉट पेटेंट को दिया था। अब तो उसे उस लड़की से मिलने की इच्छा हो रही थी। उन्हें लग रहा था जरूर ये लड़की डॉक्टर ईशा को जानती होगी, वरना डॉक्टर ईशा उसे से इतनी कीमती दवाई क्यों देते। डॉक्टर मिश्रा ने एक्साइटेड होते हुए बोला, क्या आप उन्हें बुला सकते हैं जिसने ये मेडिसिन रविकांत जी को दिया है? वही समीर और दर्शित को लगा कि ये डॉक्टर उनकी बहन को डांटने वाले हैं। वो उसकी बचाव में कुछ कहने वाले थे कि तभी ईशानी रूम के अंदर आई। वो घर के सभी लोगों को दादाजी के कमरे में देखकर कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सभी लोग यहाँ एक साथ क्या कर रहे हैं। वही ईशानी को रूम में आते हुए देखकर प्रिया की चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई थी। उसने मन ही मन सोचा, अब ईशानी खुद ही अपनी बेइज्जती करने यहाँ आ गई। ये तो अच्छा हुआ, वरना उसे लग रहा था कहीं उसके समीर भाई और दर्शित भाई ईशानी के फेवर में बोलकर उसे बेइज्जत होने से न बचा ले। वही ईशानी को रूम में आता देखकर दर्शित कुछ बोलने ही वाला था कि तभी डॉक्टर मिश्रा जल्दी से आगे आते हुए बोले,
डॉक्टर ईशा, मुझे उम्मीद नहीं थी मैं आपसे दोबारा मिल पाऊंगा, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। वाहिद मिश्रा के मुंह से ईशानी के लिए डॉक्टर ईशा सुनकर तो घर के सभी लोग आंखें फाड़कर उसे देखने लगे। उन्हें पता था कि डॉक्टर ईशा की स्टेटस क्या है। दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर भी डॉक्टर ईशा का मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि कहा जाता है डॉक्टर ईशा इंसान को मौत के मुंह से भी खींच लाती है। आज तक उन्होंने जितनी भी सर्जरी किया है वो सब सक्सेसफुल रहा है, और डॉक्टर ईशा हर चीज़ में परफेक्ट है। डॉक्टर ईशा के अपॉइंटमेंट के लिए तो वर्ल्ड की सबसे अमीर इंसान को भी इंतजार करना पड़ता था। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई भूत हो। वही डॉक्टर मिश्रा तो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें आज डॉक्टर ईशा की शायद गाइडेंस मिल सकती थी। वही ईशानी किसी के मुंह से अपनी डॉक्टर ईशा वाली आइडेंटिटी नाम सुनकर पहले तो हैरान थी, फिर उसने उस डॉक्टर को देखा, फिर भी वो उसे पहचान नहीं पा रही थी। फिर भी उसे ये तो समझ आ गया था कि ये इंसान उसे पहचानता है। चैप्टर 18, सबकी हैरानी और प्रिया का गुस्सा। घर के सभी लोग बिल्कुल हैरान खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर मिश्रा क्या बोल रहे हैं। इतनी छोटी लड़की दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर कैसे हो सकती है। सबको यही लगता था कि डॉक्टर ईशा कोई उम्रदराज महिला होगी। तभी सुकेत जी आगे आते हुए बोले, डॉक्टर मिश्रा, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये ईशानी है, इसी ने हो पापा की मेडिसिन चेंज किया था। वही प्रिया तो डॉक्टर मिश्रा के बातों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो आगे आते हुए बोली, हाँ डॉक्टर मिश्रा, ये तो ईशानी है, जरूर आपको पहचानने में कोई गलती हो गई है। तभी डॉक्टर मिश्रा सबको देखकर मन में सोच रहे थे, क्या इन्हें पता नहीं है कि ये ही डॉक्टर ईशा है? वो उन्हें पहचानने में कोई गलती कैसे कर सकता है? उन्हें कोई एक बार देखने के बाद कभी भूल ही नहीं सकता। वो सबको इग्नोर करके ईशानी के पास चला गया। हेलो डॉक्टर ईशा, क्या आपको शायद याद नहीं है, आपने दिल्ली में वीके हॉस्पिटल में जो सर्जरी परफॉर्म किया था उस वक्त में भी था बाकी डॉक्टर के साथ। अब जाकर ईशानी को याद आ रहा था कि जब उसने दिल्ली में एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी परफॉर्म किया था, तब उसकी टीम मेंबर के अलावा 2 डॉक्टर और भी थे। शायद उन दोनों में से एक डॉक्टर यही थे। ईशानी ने बस नॉर्मली बोला, ओह हेलो डॉक्टर। फिर वो अपने दादाजी और दादी माँ की तरफ देखकर बोली, इस वक्त यहाँ क्या हो रहा है? वही घर के बाकी लोग जो अब तक ईशानी की डॉक्टर ईशानी वाली आइडेंटिटी जानकर सदमे में थे, वो अपने होश में आए। तभी दर्शित बोला, ईशानी, क्या तुम ही वो मिस्टीरियस डॉक्टर ईशा हो जो पूरी दुनिया में फेमस है? ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो नहीं चाहती थी कि इनमें से किसी के सामने भी उसकी आइडेंटिटी रिवील हो, पर डॉक्टर मिश्रा क्लियर तौर पर उसे जानते हैं, इसलिए वो झूठ नहीं बोल सकती थी। वही बाकी सब ईशानी के आंसर की इंतजार कर रहे थे। ईशानी ने बिना किसी की तरफ देखे हाँ बोल दिया और अपने दादाजी के पास चली गई। वही ईशानी की हाँ सुनकर सबको एक बड़ा झटका लगा। अब तो उन्हें कोई डाउट नहीं था कि ईशानी ही डॉक्टर ईशा है। समीर, दर्शित, रिहान और अयान को इस वक्त ईशानी पर प्राउड फील हो रहा था। इतनी छोटी सी उम्र में ही वो इस दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर है। वही सुकेत जी और आरती जो अब तक ईशानी से बहुत गुस्सा थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। डॉक्टर ईशा की मेडिकल स्किल के बारे सबने सुना था, पर उसे वो चाहकर भी कभी हायर नहीं कर सकते थे। पर अब उन्हें पता चल रहा था कि वो डॉक्टर ईशा जिसे मिलने के लिए दुनिया की हर अमीर इंसान इंतजार करता है, फिर भी इन्फ्लुएंस और बहुत ज़्यादा पावर होने के बाद भी उसे ढूंढना और मिलना मुश्किल होता है। वो तो उनकी वो बेटी थी जिसे उन्होंने कभी प्यार नहीं दिया, और ना ही उन्हें उस पर अपनी टाइम वेस्ट करना पसंद था। उन्हें लग रहा था प्रिया बचपन से उनके साथ है तो वो ही आगे जाकर उनकी मान सम्मान बढ़ाएगी। प्रिया के पास मेहरा फैमिली के संस्कार थे, इसलिए सबको पहले लगता था कि प्रिया ईशानी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। उन्हें तो हमेशा से लगता था कि अनाथ आश्रम में रहकर ईशानी बिल्कुल बिगड़ी हुई होगी, और दिल्ली से जाने के बाद भी वो बस कोई छोटी सी स्कूल में पढ़ती होगी। पर वो तो इतनी छोटी से उम्र दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर है। अब उन्हें कोई हैरानी नहीं हो रही थी कि कैसे अनुपम रायजादा जैसा बड़ा आदमी भी ईशानी को जानता है और उसे अपनी बेटी बनाना चाहता है। पर उन्हें ये नहीं पता कि ईशानी अगर डॉक्टर ईशा नहीं भी होती तो भी रायजादा फैमिली में सब उसे उतना ही प्यार करते जितना वो अभी ईशानी से करते हैं। वही गुस्से के मारे प्रिया की मुठिया कस गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ईशानी जैसी घटिया 2 कौड़ी की लड़की डॉक्टर ईशा कैसे हो सकती है। उसने इन 4 सालों में इतना सब कुछ कैसे अचीव कर लिया।
डॉक्टर ईशा की आइडेंटिटी को यूज़ करके तो वो कुछ भी कर सकती है और कोई भी अमीर आदमी उसकी किसी भी काम को करने के लिए मना नहीं करेगा। फिर वो कुछ सोचकर झूठी स्माइल करके बोली, ईशानी क्या तुम सच में डॉक्टर ईशा हो? तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम पहले सबको बता देती तो क्या कोई तुमसे कुछ कहता? तभी आरती जी भी बोली, हाँ प्रिया सही कह रही है, तुम्हें हम सबको पहले ही बता देना चाहिए था। अगर तुम पहले बता देती तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहता। ईशानी ने उन दोनों को ऐसे देखा जैसे वो दोनों कोई बेवकूफ़ हो। फिर वो अपने दादा दादी के पास चली गई। वही रनिकांत जी और प्रभा जी को तो पहले से ही पता था कि ईशानी बहुत बड़ी डॉक्टर है, पर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी प्यारी सी पोती ही मिस्ट्रियस डॉक्टर ईशा होगी। जल्दी ही दोनों ने खुद को संभाल लिया। तो दादाजी बोले, मुझे पता था कि मेरी प्यारी सी पोती एक बहुत बड़ी डॉक्टर है, पर यह नहीं पता था कि तुम ही डॉक्टर ईशा होगी। दादी माँ ने भी ईशानी के हाथ को प्यार से पकड़ लिया और बोली, मुझे पता था मेरी प्यारी पोती सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है। वही घर वालों को तो उनकी बात सुनकर फिर से एक शौक लगा था। सुकेत जी रविकांत जी की तरफ देखते हुए बोले, आप कहना क्या चाहते हैं पापा? क्या आप दोनों पहले से ही जानते थे कि ईशानी एक डॉक्टर है? दादाजी अपनी आंखें सिकोड़कर अपने बेवकूफ़ बेटे को देखा, फिर रूड टोन में बोले, हाँ हमें पता था। उनकी बात सुनकर सुकेत जी, आरती जी और चारों भाइयों को भी एक शौक लगा। इसका मतलब उन दोनों को ही पता था कि ईशानी अपनी लाइफ में क्या कर रही है। तभी सुकेत जी बोले, तो फिर आपने हमें बताया क्यों नहीं? अगर आप बता देते तो हम उसे रोकते नहीं आपकी मेडिसिन बदलने में। तभी दादाजी अपनी कड़क आवाज में बोले, तुम सबको मेरी पोती के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके दादा दादी है उसके पास, और ऐसे भी मेरी पोती ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि उसकी तुम सबसे कोई रिश्ता नहीं है। वही ईशानी उन सबको इग्नोर करके अपनी दादी माँ से बात कर रही थी। वही डॉक्टर मिश्रा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों ने ऐसा क्या किया जो डॉक्टर ईशा इन्हें अपना फैमिली नहीं मानती, और इन लोगों को ये भी नहीं पता कि उनकी बेटी इतनी बड़ी डॉक्टर है। अगर ईशानी उनकी बेटी होती तो वो खुशी के मारे पागल हो जाते और उसे अपनी पलकों पर बैठा कर रखते, पर मेहरा फैमिली को देखकर नहीं लग रहा कि वो ईशानी को ज़्यादा पसंद करते थे। फिर वो ईशानी की तरफ देखकर बोला, डॉक्टर ईशा मुझे आपसे एक मदद चाहिए, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? वो थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ईशानी सारी सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करेगा। ईशानी ने उन्हें देखा, फिर उनके साथ बाहर चली गई क्योंकि उसे उनकी हाव भाव से पता चल गया था कि कैसे कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी सब घर वाले उन्हें जाते हुए बस देख रहे थे, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वही सुकेत जी और आरती जी बस यही सोच रहे थे, अगर उन्होंने ईशानी के साथ अच्छा बर्ताव किया होता तो इस वक्त ईशानी उनकी बेटी होती और सबको पता चलता कि डॉक्टर ईशा उनकी बेटी है तो दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता। उन दोनों से अलग चारों भाई तो यही सोच रहे थे कि ईशानी ने इन सालों में कितनी मेहनत की होगी जो आज वो इतनी बड़ी डॉक्टर है। वही प्रिया तो गुस्से में आग बबूला हो रही थी। उसे अपनी मेहरा फैमिली की इकलौती प्रिंसेस वाली पोजीशन पर खतरा महसूस हो रही। अब तो उसके दिल में ईशानी के लिए और भी गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि ईशानी उससे बेहतर हो। उसे ईशानी को मार डालने का मन कर रहा था। वही ईशानी और डॉक्टर मिश्रा गार्डन में थे। डॉक्टर मिश्रा ने ईशानी को कैसे के बारे में बता दिया था, पर वो डॉक्टर ईशा को फोर्स नहीं कर सकता था। वो इस केस को हैंडल करेंगे या नहीं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए वो ईशानी के आंसर का इंतजार कर रहे थे। तभी ईशानी बोली, ठीक है तो आप मेरे असिस्टेंट को पेटेंट की रिपोर्ट मेल कर देना, मैं 2 दिन बाद वहां आ जाऊंगी। ईशानी की मुंह से हाँ सुनकर डॉक्टर मिश्रा बहुत खुश हो गए। अब उस कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी के लिए उन्हें ज़्यादा सोचने परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर ईशा ने आज तक जितने भी ऑपरेशन किया था सभी सक्सेसफुल था। थैंक यू सो मच डॉक्टर ईशा। इतना कहकर कुछ बात करने के बाद डॉक्टर मिश्रा वहां से चले गए। ईशानी अपनी रूम में वापस आ गई तो उसने देखा कि जैकी की तरफ से एक वीडियो और इन्फॉर्मेशन आई है। उस इन्फॉर्मेशन को पढ़कर ईशानी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने कुछ मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। तभी उसे नकुल का कॉल आया तो ईशानी ने कॉल रिसीव कर लिया। तो उधर से नकुल की गंभीर आवाज आई,
मैम आपने जैसे कहा था मैंने इन्वेस्टिगेशन किया था तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वुल्फ गैंग और सी बेस एक साथ मिले हुए हैं और आपके बड़े पापा के ऊपर जो अटैक हुआ था वो इन दोनों गैंग की ही काम है। नकुल की बात सुनकर ईशानी की आंखें ठंडी हो गई। वो तो ऐसे भी कल सी बेस को के सारे मेंबर को खत्म करना चाहती थी, पर अब तो उसकी मडस ऑरा और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। अब तो वो सी बेस और वुल्फ गैंग में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। चैप्टर 19 दर्शित का गुस्सा और बढ़ती धड़कने। इस वक्त अगर कोई ईशानी को देख लेता तो जरूर एक पल के लिए डर जाता। वो अपनी कठोर आवाज में बोली, उन लोगों का मौत इतना आसान नहीं होगा, उन्होंने गलत इंसान पर हाथ डाला है तो अब उन सबको इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। तैयार रहो और हमारे आदमियों को वुल्फ गैंग पर नजर रखने को बोल दो। वही नकुल ईशानी की कठोर आवाज सुनकर एक पल के लिए घबरा गया था, पर उसे पता था कि अब उसकी बॉस दोनों गैंग में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि उन लोगों उन्हें चोट पहुंचाया है जो ईशानी के बहुत करीब है। जी बॉस, मैं हमारे आदमियों को इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। नकुल को कुछ और चीजें क्लियर करने के बाद ईशानी ने कॉल काट दिया। वही अंदर सब दादाजी के रूम से हॉल में आ आगे थे। ईशानी ही डॉक्टर ईशा है, इस बात से वो सब अब भी सदमे में थे। पर समीर, दर्शित, रिहान और अयान ईशानी के लिए खुश थे कि अब वो इतनी बड़ी पोजीशन पर है जहां दुनिया हर अमीर इंसान उसे अपना ट्रीटमेंट करना चाहता है। वही प्रिया तो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी ईशानी जैसी 2 कौड़ी की लड़की इतनी बड़ी डॉक्टर है। तभी ईशानी बाहर से अंदर आई। उसे देखकर सब उससे बात करना चाहते थे, पर ईशानी ने सबको इग्नोर कर दिया और अपनी रूम की ओर चली गई। उसे ऐसे सबको इग्नोर करते हुए जाते देख प्रिया बोली, ईशानी इतनी बड़ी डॉक्टर है फिर भी उसने घर पर किसी को अपने बारे में नहीं बताया और अब सबको इग्नोर कर रही है। डैड, अगर वो अपनी आइडेंटिटी और इन्फ्लुएंस यूज करके हमारे बिजनेस में मदद करती तो आपको और भाई को बहुत फायदा हो सकता है। वो सब ये मासूम सा फेस बनाकर बोल रही थी जैसे वो अपने डैड और भाई के बारे में कितना सोचती हो, पर असल में तो वो बस सबको ये जताना चाहती थी कि ईशानी कैसे सबको इग्नोर कर रही है, और अगर ईशानी की इन्फ्लुएंस से बिजनेस कोई फ़ायदा भी मिलेगा तो भी उससे प्रिया का ही फ़ायदा होगा, क्योंकि दुनिया की नज़रों में वो अब भी मेहरा फैमिली की इकलौती प्रिंसेस है और ईशानी की शेयर भी उसके होने वाले थे राहुल से शादी के बाद, इसलिए वो दोनों तरफ से अपना ही फ़ायदा देख रही थी। उसकी बात सुनकर सुकेत जी की आंखों में भी चमक आ गई थी। वैसे भी ईशानी उनकी बायोलॉजिकल बेटी थी तो उसे अपनी डैड की मदद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर फिर उन्हें ईशानी की इंडिफरेंस और कोल्ड नज़रें याद आ गई, और ये भी कि ईशानी अब उन्हें अपना फैमिली नहीं मानती है, तो उनकी आंखों की चमक गायब हो गई। वो कुछ बोलते उसे पहले ही दर्शित ने गुस्से में प्रिया को देखकर कहा, तुम्हें बिजनेस के बारे में इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, सबके पास इतनी काबिलियत तो है कि वो बिजनेस संभाल सके। ईशानी ने पहले ही सबको अपनाने से इनकार कर दिया है। उसने क्लियर तौर पर बोला है कि उसे किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना है। जब वो ये थी तब हम में से किसी ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। जब वो हम सबको अब अपना ही नहीं मानती तो अब तुम्हें उससे याद क्यों आ रही है ताकि वो बिजनेस में मदद कर सके। पर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो सब, अगर आप सब ने उसे कुछ भी बोला या जबरदस्ती मदद मांगी या उसे परेशान किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम सब मेरे आपने हो। इतना कहकर सबकी तरफ एक बार देखने के बाद वो मुड़कर वहां से चला गया। उसके जाते ही प्रिया उदासी का नाटक करते हुए बोली, शायद मैंने कुछ ज्यादा बोलकर भाई को गुस्सा दिला दिया, पर मैं तो बस फैमिली बिजनेस के बारे सोच रही थी, मेरा ऐसा दूसरा कुछ इंटेंशन नहीं था। तभी समीर अपनी शांत मगर कठोर आवाज में बोला, फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए हम हैं, इसलिए तुम्हें उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि ईशानी हम सब से और ज्यादा नफरत करे, ऐसे भी हम सबकी गलती की वजह से ही वो हमसे दूर चली गई और हम सबसे रिश्ता भी तोड़ दिया। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी कुछ ऐसा करे जिससे ईशानी से रिश्ते ठीक करने का को थोड़ी बहुत उम्मीद बची है वो भी टूट जाए। इतना कहकर समीर भी वहां से चला गया। रिहान और अयान को भी आपने समीर भाई की बात सही लगी, इसलिए रिहान प्रिया को देखकर बोले, प्रिया भाई ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, अगर आप में से किसी ने भी उसे कुछ भी कहा तो वो और भी नाराज हो सकती है, फिर वो क्या पता कि हमेशा के लिए ही यहाँ से चली जाए। अयान भी रिहान का साथ देते हुए बोला। दोनों आराम से प्रिया को समझा रहे थे, पर प्रिया के अंदर तो गुस्सा उमड़ रहा था
और उसे ऐसा लग रहा था जैसे ईशानी की वजह से ही उसके भाई उसे बातें सुना रहे हैं, वरना उसके भाई उसे कभी कुछ नहीं कहते थे। वो हमेशा से उनकी छोटी प्रिंसेस थी, पर अब तो उसके भाई ईशानी के लिए उससे बातें सुना रहे हैं। रिहान और अयान भी चले गए थे। सुकेत जी आरती जी को भी समीर और दर्शित की बातें सही लग रही थी। अगर उन्होंने ईशानी को कुछ भी कहा तो ईशानी और भी ज़्यादा नाराज हो जाएगी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ सोचने के बाद वो दोनों भी अपने रूम में चले गए। वही प्रिया, जिसे लग रहा था कि उसे उदास देखकर उसकी मॉम डैड अभी उसे शांत कराएंगे, पर उन्हें उसकी तरफ बिना देखे जाते हुए देखकर गुस्से ने उसकी मुठिया कस गई थी। वो गुस्से में अपने पैर पटकते हुए अपने रूम में चली गई और रूम में चीज़ों को इधर उधर फेंक कर अपना गुस्सा उतारने लगी। नहीं ईशानी, मैं तुम्हें कभी अपनी जगह छीनने नहीं दूंगी। ये जगह सिर्फ मेरी है। मैं ही हमेशा मेहरा फैमिली की इकलौती प्रिंसेस रहूंगी। तुम जैसी दो कौड़ी की बेकार लड़की कभी मुझसे आगे नहीं जा सकती। ये सब मेरा है। मैं तुम्हें कभी भी अपना सब कुछ नहीं लेने दूंगी। अगर तुम इस फैमिली में वापस नहीं आया होती तो चारों भाई का प्यार और सब कुछ सिर्फ मुझे मिलता। इतना कहते हुए उसने टेबल पर रखे वास को जोर से जमीन पर फेंक दिया, जिससे उस वास की टुकड़े टुकड़े हो गई। वो इस वक्त किसी पागल की तरह बिहेव कर रही थी। अगर उसकी रूम साउंड प्रूफ नहीं होता तो जो भी उसे इस तरह चिल्लाते हुए चीज़ें फेंकते हुए देखता वो प्रिया को पागल समझ लेता। वही ईशानी तैयार होकर ऑफिस की तरफ चली गई। आज उसे राजवंश कॉर्पोरेशन जाना था, मोक्ष से मीटिंग के लिए, ताकि प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सके। नकुल उसे आज लेने के लिए नहीं आया था। वो आज ईशानी के साथ मीटिंग के लिए नहीं जा रहा था, क्योंकि ईशानी ने उसे दूसरा काम दे दिया था। ईशानी खुद ही कार ड्राइव करके राजवंश कॉर्पोरेशन के लिए निकल गई। वही मोक्ष अपने केबिन में बैठकर कुछ फाइल चेक कर रहा था। नमन उसके सामने खड़ा था, पर मोक्ष बार बार डोर की तरफ देख रहा था, जो नमन भी नोटिस कर रहा था, और उसे ये भी पता था कि उसके बॉस ईशानी मैम की आने का इंतजार कर रहे हैं। क्या बॉस ईशानी मैम के प्यार में पागल हो गए हैं? क्योंकि आज ईशानी के साथ वक्त बिताने के लिए मोक्ष ने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दिया था। नमन मन ही मन सोच रहा था, पर वो सिर्फ मन में ही सोच सकता था, क्योंकि बोलते की हिम्मत तो उसमें थी नहीं। तभी मोक्ष के केबिन के डोर पर नॉक हुआ। मोक्ष को एहसास हो गया कि ये ईशानी है। वही ईशानी जो केबिन के बाहर थी। जब उसने कम इन सुना तो अंदर चली गई। जैसे उसकी नज़र मोक्ष के हैंडसम फेस पर गई, उसकी दिल की धड़कन तेज स्पीड से भागने लगी। कुछ पल के लिए तो ईशानी मोक्ष की उन काली गहरी आंखों में खो सी गई, जो उसे बड़ी इंटेंसिटी से देख रहा था। वही मोक्ष भी ईशानी की ग्रे आंखों में खो सा गया था। उसका तो मानो ईशानी से नजर ही नहीं हट रहा था। वही नमन जो साइड में खड़ा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कबाब में हड्डी हो। उसने जानबूझकर खांसने लगा। नमन की आवाज से ईशानी और मोक्ष दोनों अपने होश में आ गए। मोक्ष ईशानी को ऊपर से नीचे तक देख रहा, जो इस वक्त एक लैवेंडर कलर की ड्रेस में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, और उसकी होठों के नीचे का तिल उसकी खूबसूरती पे चार चांद लगा रहा था। वही नमन भी ईशानी की खूबसूरती को देखकर समझ पा रहा था कि उसका ये डेविल बॉस क्यों उनके पीछे पागल है। चैप्टर 20 मोक्ष और ईशानी की नज़दीकियाँ। मोक्ष ने जब नमन को ईशानी को इस तरह देखता पाया तो अपनी कोल्ड नज़रों से उसे घूरने लगा। जब नमन को एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है तो वो मुड़कर अपने बॉस की तरफ देखा, जो अपनी कोल्ड नज़रों से उसे घूर रहे थे। मोक्ष की इतनी कोल्ड नज़रें देख नमन की तो सिटी पिटी गुल हो गई। वो हकलाकर बोला, बॉस आप और मैम मीटिंग स्टार्ट कीजिए, मैं अभी आप दोनों के लिए कॉफ़ी भिजवाता हूँ। इतना कहकर मोक्ष की कुछ कहने से पहले ही वो रूम से भाग गया। बाहर आकर उसने अपने माथे से बह रहे पसीना पोंछते हुए बोला, बाल बाल बच गया, वरना बॉस जिस तरह से मुझे घूर रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे आज मारकर ही दम लेंगे। वही केबिन रूम में ईशानी नमन की स्पीड से हैरान थी। फिर उसने अपना सिर झटक दिया और मोक्ष की तरफ देखने लगी। मोक्ष ने उसे प्यार से देखते हुए बोला, मिस ईशानी आप खड़ी क्यों है, बैठिए। उसने अपनी चेयर से उठकर ईशानी की हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठा दिया। वही ईशानी कुछ बोल ही नहीं पाए। अगर कोई और इस तरह से उसकी हाथ को पकड़ता तो अब तक ईशानी उस इंसान को यमराज की दर्शन करा चुकी होती। पर पता नहीं क्यों मोक्ष का उसकी हाथ पकड़ना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे एक सुकून मिल रहा जो वो बरसों से ढूंढ रही थी। उसकी दिल की धड़कन हमेशा मोक्ष की एहसास से ही शोर करती थी।
वही मोक्ष ने जब देखा कि उसकी बेबी डॉल उसे देख रही है तो उसे अंदर से बहुत खुशी हो रही थी। उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। तभी गेट पर नॉक होने की आवाज से ईशानी होश में आई। वही मोक्ष मूड खराब हो गया। वो इसी वक्त दरवाजे बाहर खड़े इंसान को मार डालना चाहता था। आखिरकार उसकी बेबी डॉल कितने प्यार से उसे देख रही थी, पर बाहर खड़े इंसान की वजह से उसने मोक्ष से अपनी नजरें हटा ली थी। मोक्ष गुस्सा तो था पर कुछ बोल नहीं सकता था अभी। कम इन, इतना कहकर मोक्ष ने अपने गुस्से को शांत कर लिया। तभी रूम में एक स्टाफ काफी और स्नैक्स लेकर अंदर आ गया। ईशानी ने केबिन के अंदर आते ही अपने मास्क को उतार लिया था। जब उस स्टाफ की नज़र मोक्ष के पास बैठे ईशानी पर गई तो वो उसकी खूबसूरती में डे से खो गया। वही जब मोक्ष ने उस स्टाफ की नज़र ईशानी पर देखा तो उसे फिर से गुस्सा आने लगा। उसकी आंखें बेहद कोल्ड हो गई। धीरे धीरे उस रूम का टेम्परेचर गिरने लगा। ईशानी भी मोक्ष की कोल्ड नज़रें उस स्टाफ पर महसूस कर पा रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोक्ष इतने गुस्से में उस स्टाफ को क्यों घूर रहा है। जब स्टाफ ने अपने बॉस की कोल्ड नज़रों को खुद के ऊपर देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन से दौड़ गई। वो अपना सिर नीचे झुकाए काफ़ी और स्नैक्स को टेबल पर रख दिया और सिर नीचे झुकाकर बाहर चला गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी सिर उठा के अपने बॉस को देखने की। मोक्ष ने काफ़ी का कप उठाकर एक स्माइल के साथ ईशानी के तरफ बढ़ा दिया। ईशानी ने भी उसके हाथ से कॉफ़ी कप को ले लिया और बोली, थैंक यू मिस्टर मोक्ष। मोक्ष ने भी स्माइल करके बोला, मोस्ट वेलकम मिस ईशानी। फिर मन ही मन बोला, ये मिस ईशानी बहुत जल्द ही मिसेस ईशानी मोक्ष राजवंश कहलाएगी। ईशानी ने काफ़ी का एक शिप लिया तो ये टेस्ट बिल्कुल उसकी प्रेफरेंस के हिसाब था। तभी मोक्ष उसके बहुत करीब झुक गया और उसके होठों के करीब अपने उंगली को ले गया। मोक्ष की इतनी करीबी से ईशानी की दिल की धड़कन जोर से धड़क रही थी, जो मोक्ष भी साफ साफ सुन पा रहा था। मोक्ष की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। ईशानी की पिंक होठों को देखकर उसका तो मन कर रहा था अभी ईशानी को अपनी बाहों में भर के उसकी होठों को किस कर ले। उसने ईशानी की होठों के पास अपनी उंगली को रख दिया और वहां लगे कॉफी को अपनी उंगली से साफ करने लगा। मोक्ष की छुअन से ईशानी की तो सांसें ही रुकने वाली थी। दोनों एक दूसरे के आंखों में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें अपने आसपास की कोई कर नहीं थी। मोक्ष की उंगली ईशानी की मुलायम होठों को सहला रही थी। वही ईशानी तो डे से कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मोक्ष की गहरी काली आंखों ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। वो धीरे धीरे ईशानी की होठों की तरफ झुकने लगा। तभी डोर एक धड़ाम के आवाज के साथ खुला और 4 लोग दंदनाते हुए अंदर आ गए। डोर खुलने की आवाज से डे से दोनों होश में आ गए। मोक्ष को तो इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था जो भी ऐसे अंदर आया है उसे अभी मार डाले। वो अपनी बेबी डॉल के इतना करीब था, उन दोनों के होठों के बीच बस 1 इंच का फैसला था। अगर उन दोनों को कोई डिस्टर्ब ना किया होता तो अब वो अपनी बेबी डॉल की होठों को महसूस कर रहा होता। मोक्ष ने दरवाजा गुस्से में मुड़कर डोर की तरफ देखा। वही ईशानी भी होश में आकर डोर की तरफ ही देख रही थी। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था मोक्ष की करीबी से। वही मोक्ष ने जब देखा कि ये 4 लोग कौन है तो वो उन सबको अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा। वही डोर के पास खड़े 4 लोग अपने आंखें और मुंह फाड़े मोक्ष और ईशानी को देख रहे थे। वही मोक्ष उन चारों को ऐसे देख रहा था जैसे आंखों से घूर घूर कर उन्हें जलाकर भस्म कर देगा। वही दरवाजे पर खड़े 4 लोग जो कोई और नहीं वरुण, तेजस, दक्ष और नव्या थे। चारों को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनका डेविल जैसे दोस्त और भाई एक लड़की के इतने करीब है, क्योंकि पीछे से ऐसा लग रहा था जैसे दोनों किस कर रहे हैं। चारों ने मोक्ष की तरफ देखा जो उन्हें खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। उन लोगों को तो ऐसा लग रहा था डे से मोक्ष उन्हें अभी मार डालेगा। चारों ने अपना सिर घुमाकर ईशानी की तरफ देखा तो बस देखते ही रह गए। तभी तेजस ने धीरे से वरुण से बोला, हाय ये कितनी सुंदर है, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा। तभी वरुण बोला, हाँ ये पहली बार है जो तू बिल्कुल सही बोल रहा है, ये तो किसी अप्सरा से भी ज़्यादा खूबसूरत है। तभी तेजस उसे गुस्से से देखते हुए बोला, क्या मतलब कि पहली बार सही बोल रहा हूँ? इससे तेरा मतलब क्या है कि मैं सभी बातें गलत बोलता हूँ? पाउटिंग। दक्ष नव्या से बोला, यार ये कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल किसी परी की तरह। हमारी कॉलेज में भी मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा।
नव्या भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये तो बहुत खूबसूरत है, मैं तो इन्हें अपने साथ घर ले जाऊंगी। भले ही वो सब धीरे धीरे ये सब कह रहे थे, पर मोक्ष और ईशानी को साफ साफ उन सब की बातें सुनाई दे रही थी। मोक्ष तो गुस्से में आग बबूला हो रहे थे। एक तो ये चारों बेवकूफ़ यहाँ आकर उसकी रोमांटिक मोमेंट को खराब कर दिया, और अब उसकी बेबी डॉल को भी नज़र लगा रहे हैं। उसका तो मन कर रहा उन चारों को इसी वक्त अपनी केबिन से उठाकर बाहर फेंक दे। वही ईशानी भी उन सब की बातें सुनकर एम्बारिस हो रही थी, क्योंकि वो उनमें से किसी को भी नहीं जानती थी, पर उसकी ऑरा अभी भी बिल्कुल क्लॉड और एक्सप्रेशन नॉर्मल हो गया था। तभी मोक्ष उन सबको घूरते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, और केबिन के अंदर बिना डोर नॉक किए आने से मैंने कितनी बार माना किया है। मोक्ष की ठंडी आवाज से वो चारों होश में आए। तेजस मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। मोक्ष को लगा वो उसकी बातों को इग्नोर करके उसके पास आ रहा है, पर वो मोक्ष को इग्नोर करके ईशानी की तरफ देखकर एक स्माइल करते हुए बोला, हेलो ब्यूटीफुल, क्या मैं आपकी नाम जान सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले कभी आपको मोक्ष के ऑफिस में नहीं देखा। तभी वरुण जो पीछे खड़ा था उसे कुछ रियलाइज हुआ, और वो तेजस को दया भरी नज़रों से देखने लगा, और फिर मोक्ष की तरफ देखा जो तेजस से गुस्से से घूर रहा था। अब तो वरुण कन्फर्म हो गया कि हो ना हो यही उन सब की होने वाली भाभी है। वही तेजस बिना मोक्ष की तरफ ध्यान दिए हंसते हुए बोला, आप मुझे नहीं जानती होगी, मैं तेजस सवाल हूँ, मोक्ष का दोस्त। ईशानी तेजस की बातें सुनकर मोक्ष की तरफ देखने लगी। ईशानी को खुद की तरफ देखता पाकर मोक्ष, जो अब तक तेजस को गुस्से से घूर रहा था, उसकी नज़रें सॉफ्ट हो गज, और वो ईशानी की तरफ देखकर बोला, हाँ ये मेरा दोस्त है तेजस।